जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं का इम्तिहान बाकी है। बरस जाना इस बार वक्त पे ए मेघा, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। साथियों, recently cabinet has approved a proposal to promulgate 3 separate ordinances to push agriculture marketing and commodities trade reforms in the country. These reforms are announced under Atmanirbhar Bharat Abhiyan to counter COVID-19 pandemic. These ordinances are expected to give effect to the amendments proposed to the Essential Commodity Act and bringing in 2 new central laws to interstate trading and engagement of the farmers with processors, exports, etc. हालांकि राष्ट्रीय किसान महासंघ की ओर से यह निरंतर आवाज उठाई जा रही है कि ये सभी अध्यादेश किसान विरोधी हैं। हालांकि राष्ट्रीय किसान महासंघ की ओर से यह निरंतर आवाज उठाई जा रही है कि ये सभी अध्यादेश किसान विरोधी हैं और ये किसान की आय दुगनी न करके उनकी आत्महत्या दुगनी करने का कार्य करेंगे। इन सभी पहलुओं पर आज हमारे बीच चर्चा करने के लिए माननीय सांसद किसान हितैषी श्री राहुल कासवान जी उपस्थित होंगे, जो कुछ ही पल में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका साथ देने के लिए प्रखर वक्ता, ए फार्मर बाय बर्थ, एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन एंड ए पॉलिटिशियन बाय लेगेसी, सुप्रसिद्ध पूर्व विधायक नरपिंदर सिंह मांढीवाले जी साथ हैं। एवं राष्ट्रीय किसान महासंघ की ओर से 2011 में अन्ना आंदोलन में किसानों के मुद्दे पर निरंतर 10 दिन तक आमरण अनशन करने वाले राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा एवं प्रवक्ता श्री अभिमन्यु कोहाट जी हैं। आप सभी साथियों का मैं अश्विनी बिजारनिया अपने साथी वेदांश पांडे की ओर से अभिनंदन करता हूं एवं धन्यवाद करता हूं। आइए किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए इन अध्यादेशों की समीक्षा करते हैं। ओवर टू यू वेदांश। वेदांश। हाँ, am I audible? Thank you Ashwini. Thank you so much Ashwini for introducing us to the newly promulgated ordinances by the President of India. मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ पूरे देश से बच्चे जुड़ रहे हैं और ऐसे समय में we will make it bilingual, so it makes sense to the students all across India. तो मैं शुरुआत में हमारे जो दोनों चीफ गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं और हम ये आशा करते हैं कि अब से कुछ ही समय में एमपी साहब भी हमको ज्वाइन करेंगे। वो अभी किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, हमें ये बताया जा रहा है। तो मेरा पहला सवाल नृपिंदर जी से। नृपिंदर जी, आप अपना वीडियो लें और आप अपना नृपिंदर सर जी आप अपना वीडियो ऑन कर लें। जी सर। हाँ, मेरा वीडियो है और मैं सुन पा रहा हूं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और सर हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप ना सिर्फ एक किसान हैं, ना सिर्फ एक एक्स एमएलए रह चुके हैं, लेकिन आप एक एडवोकेट भी हैं। और इस समय में आप एक बहुत ही उचित हमारे सामने जानकार हैं जो इस पूरे मुद्दे पर हमारे रोशनी डाल सकते हैं। तो नृपिंदर जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो दोनों ऑर्डिनेंस पास हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है कि ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सो आई वुड लाइक टू एड्रेस माय ऑडियंस सेइंग एंड आई एम आस्किंग Nripinder ji that these 2 ordinances which have been promulgated by the President of India, they have been touted as making the farmers of this country self-sufficient. तो मैं ये जानना चाहूंगा नृपिंदर जी कि आप हमें बताएं कि किस तरीके से ये जो दोनों ऑर्डिनेंस हैं हमारे देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में इंट्रोडक्शन में जो आपने बातें बताई, वेलकम, पर इसमें मेरी अपनी इंडिपेंडेंट राय है और बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांगली इसके फेवर में भी नहीं हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो सवाल खड़ा करती हैं, पर उसके बावजूद एक बात है कि आज हमारा देश 1955 का देश नहीं है।
2020 में बहुत सारी चीजें जो बदल गई, जिसमें 2 की बजाय जो 3 ऑर्डिनेंसेस की बात आती है, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी आता है, कहीं ना कहीं उसको भी जोड़ के किसानों के बीच में चर्चा हो रही है। तो आज किसान जो अनाज पैदा कर रहा है और सरप्लस अनाज पैदा कर रहा है, उस हालत में उस फार्मर को उसका भाव मिले, ये एक सवाल है। और किसान के पास बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं होती, जो कम से कम एपीएमसी जो सिस्टम, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, जहाँ सबसे पहले हरित क्रांति आई थी, वेस्टर्न यूपी, तो यहाँ पे जो मंडी व्यवस्था उस वक़्त के हिसाब से की गई थी, आज वो थोड़ा उसमें बदलाव लाने की जो सरकार ने एक प्रयास किया है। हालाँकि इसमें कई तरह के सवाल मेरे दिमाग में भी हैं, अभी डिस्कशन में जो बातें आएँगी तो उसमें सारा सुने भी गए और अपनी तरफ से बातें करेंगे। पर ये ज़रूर है कि खरीदार अगर ज़्यादा होंगे, तो बेचने वाले को भाव अच्छा मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक बात जो इसमें मोटे तौर पर आई है। और खरीदार के लिए ये सारे का सारा एपीएमसी कंट्रोल से बाहर करके और खरीद ओपन कर दी गई है। इसमें जो और सवाल होंगे उसके बारे में दोनों तरफ की ही बातें हैं, जो मेरे दिमाग में भी हैं, दूसरे लोगों के भी होंगी और आप सुनने वालों के भी इसको सुनने के बाद समझ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट लेके बैठे हुए हैं। तो ये दोनों अध्यादेश जो हैं, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अध्यादेश जो लेके आए ना, यहीं से कंट्राडिक्शन पैदा होगी। जब 14 सितंबर से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो इसको बतौर बिल लेके आया जाता, बिल से भी पहले इसको सेलेक्ट कमेटी में दिया जाता। तो मेरे ख्याल से जो इस पे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जिसमें कोहाड़ साहब को तो मैं देख पा रहा हूँ, और इससे पहले उनकी बहुत सारी वीडियोज इस बारे में जो आई है मैं सुन भी पा रहा हूँ। बड़े इंटेलिजेंट और यूथ एक्टिविस्ट इस फील्ड के हैं ये। तो और इनके सवाल भी कई ऐसे हैं कि भी जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं किसी भी आदमी को, और किसान हित की बातें हैं। तो ये सवाल एक है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को अभी मेरे ख्याल से राहुल कसवा जी नहीं आए हैं, तो वो आते हैं और वो गवर्नमेंट की तरफ से तो पार्लियामेंट की जो अभी ऑर्डिनेंस हुआ है, कैबिनेट ने जो फैसला करके और राष्ट्रपति महोदय ने जी दिया है, तो उसके ऊपर वो बताएंगे कि भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऑर्डिनेंस ही करना पड़ा इसके लिए। तो पर कुल मिला के मोटे तौर पे जो अब मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि भी खरीदार बढ़े हैं, तो बेचने वाला यानी कि जो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो बेचने के लिए मंडी की मजबूरी में जो किसान था, उसको ऑप्शंस मिले हैं कि बार्गेनिंग कर सके वो। थैंक यू। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद नृपेंद्र जी आपका। अब अभिमन्यु जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना वीडियो फीड ऑन कर। Something which I would like to tell all our audience, that we will try to make this program bilingual, but we will also ensure that everyone gets to express their opinion in their mother tongue also. So please bear with us. It is our intention that we will explain everything to you in both the languages. So you don't have to worry about this. Okay, just let our speakers speak, and I am there. I would help you and I would translate if required whatever our speakers are speaking. तो अभिमन्यु जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसा कि सर ने बताया कि आपके बहुत सारे वीडियोस आपने बनाए हैं, बहुत ही प्रखरता से आप इसके बारे में बोल रहे हैं, अध्यादेशों के बारे में, और आपका ये कहना है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो किसानों के एक्चुअली में पक्ष में नहीं है, और आपका कहना ये है कि सरकार ये कहती है कि इससे जो किसानों की आय है वो दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आप ये कहते हैं कि इससे किसानों की जो आत्महत्या की दर है वो दोगुनी हो जाएगी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमें अपना ओपिनियन बताएं, और उससे पहले भी जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनको थोड़ा ऑर्डिनेंस समझाएं भी, और उसके बाद आप बताएं कि आपको इस ऑर्डिनेंस से क्या आपत्ति है। अभिमन्यु जी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेदांत जी। और सबसे पहले मैं जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और जो माननीय नृपेंद्र जी हैं उनको भी मैं नमस्कार कहना चाहूंगा, और जितने भी साथी अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे वो सारे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है, पहले थोड़ा हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रेजेंट में आएंगे। 1990s में जो WTO, गेट समझौता, वर्ल्ड बैंक की जो ये सारी जो कंडीशंस इंपोज की गई हमारे देश के ऊपर, तो उसमें उस समय ये जो किया गया था कि भाई उस समय उनकी प्लानिंग ये थी कि धीरे धीरे किसान को मजबूर कर देना है कि वो खेती छोड़ दे। ये उनकी प्लानिंग थी उस समय की। और जब वो खेती छोड़ेगा तो उसकी जमीन को बड़े बड़े कॉरपोरेट औने पौने दामों पे, बहुत मतलब कम दामों पे खरीद लेंगे, और जब उसके पास जमीन नहीं बचेगी तो वो एक मजदूर बन जाएगा, खेती वो कर नहीं पाएगा, उसके बाद उसे मजबूरी में शहरों में आना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। तो ये WTO गेट समझौता इनका सबका ये बिल्कुल एक क्लियर कट इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू और विजन था कि ये चाहते थे, स्टार्टिंग से ही इनकी कोशिश ये रही है कि भारत के किसान को बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। जब किसान की जमीन बिक जाएगी, किसान के पास जमीन नहीं रहेगी, तो फिर वो मजदूर बन जाएगा। और जब वो खेती, जब वो घाटे का सौदा बन जाएगी तो किसान खुद ये कहेगा कि भाई मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं, और जब किसान ये कहेगा तो उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत कम दामों पे उसकी जमीन खरीद लेंगी, और जब वो शहर में मजदूर बन के जाएगा तो उसी किसान को ये बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सस्ते मजदूर के तौर पे इस्तेमाल करेंगी। अब आप इसमें एक चीज समझिए कि 1990 से लेके 2020 तक की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 30 सालों में जो ये WTO और जो ये एक फ्री मार्केट पॉलिसीज जो लाई गई, जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जो हमें बेवकूफ बनाया गया पिछले 30 सालों में, उसका नतीजा ये रहा है कि पिछले 30 सालों में किसानों की इनकम में मात्र 0.28% का इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि दूसरे सेक्टर्स में जो इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो 4% है। अभी कुछ साल पहले का NSSO का एक डाटा है कि आज के दिन 50% फार्मर्स वो खुद खेती छोड़ना चाहते हैं, वो मजबूरी में खेती कर रहे हैं। ये खेती इतना नुकसान का सौदा बन गया है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि फ्री मार्केट पॉलिसीज के नाम पे अब तक हमारे देश ने 14 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दूसरे देशों के साथ साइन किए हैं। उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिजल्ट ये आया कि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था वो लगातार कम होता चला गया, और जो हमारा एग्रीकल्चर इंपोर्ट था वो लगातार बढ़ता चला गया। तो इसमें ये मेन जो ये इसी संदर्भ में इन 3 एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस को देखा जाना चाहिए। मेरा ये साफ साफ मानना है कि जो हमारी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके ऊपर WTO का बहुत ज्यादा प्रेशर है। MSP के विषय पे, MSP के इशू पे कई साल पहले ही अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों ने WTO में हमारे देश के खिलाफ केस कर रखा है। उसका 1-2 साल में रिजल्ट आना है, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत प्रेशर है कि वो MSP खत्म करे। अब आपका सवाल ये था कि भाई एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस क्या है, मैं उनको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं। जो पहला एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये बेसिकली इसमें ये कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि हम वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाएंगे, और जो APMC मंडी का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसमें सरकार ने चेंज करने की बात कही है। मैं थोड़ा आपको, आपके जो व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा APMC का बैकग्राउंड बता देता हूं कि APMC मंडियां अलग अलग राज्यों में क्यों बनाई गई थी। पहले क्या होता था कि जब किसान की फसल तैयार होती थी तो जो उस समय जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो जानबूझ के किसानों की फसलों का दाम गिरा देते थे और बहुत कम दामों पर किसानों से ले लेते थे। उसके बाद उनके पास जो बड़े बड़े गोदाम होते थे उनमें वो उसको स्टोर कर लेते थे और बाद में कंज्यूमर को बहुत हाई रेट पे बेचते थे। यानी किसान का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था, फार्मर का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था और कंज्यूमर का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो जो पूरा ये प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस था जो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग समय पे अपने राज्य में APMC एक्ट बनाए और उसके तहत मंडियां स्थापित की गई। अब देखिए, जो ये इसमें APMC जो एक्ट है इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कागजी तौर पे, कानूनी तौर पे APMC मंडी का मालिक किसान है, लेकिन वहां भी धीरे धीरे व्यापारियों ने अपना होल्ड कर लिया और किसानों को बिल्कुल उसके कंट्रोल से बाहर कर दिया। यानी आज
किसान वहां की पॉलिसी एक तरीके से डिसाइड नहीं कर पाता है। तो इसमें अब समझने की बात यह है कि उसमें ढेर सारी कमियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ये की क्वेश्चन आया है, एपीएमसी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। ये है एपीएमसी। तो इसमें ढेर सारी कमियां होने के बावजूद इसका एक जो सबसे जो प्लस पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि एपीएमसी एक्ट के तहत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो किसान की फसल की प्रोक्यूरमेंट हो रही है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो किसानों को मिले। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की। तो ये उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है। अब जो ये जो पहला एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस आया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें गवर्नमेंट ने वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट अपनाने की बात कही है, जिसके तहत गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जो किसान का जो उत्पाद की जो बिक्री होती है, जो उसको बेचा जाता है, अब वो एपीएमसी मंडियों से बाहर भी उसको बेचा जा सकता है। पहले उसकी जो पहली सेल होती थी वो एपीएमसी मंडियों के अंदर ही होती थी, और जो बाहर अब जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई मंडियों से बाहर भी उसको बेचा जा सकता है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास पैन कार्ड है वो किसान का उत्पाद खरीद सकता है और उसको 3 दिन के अंदर किसान को पेमेंट करनी होगी। यानी कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वो भारत के 6.5 लाख गांवों में से किसी भी गांव में जाके किसान का सामान खरीद सकता है और उसको 3 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। वो कहीं पे भी खरीद सकता है, किसान के खेत में खरीद सकता है, अपनी कंपनी में खरीद सकता है, वो रोड पे खरीद सकता है, वो कहीं भी खरीद सकता है। तो जो पहले ये कंडीशन होती थी कि भाई किसान के उत्पाद की पहली बिक्री एपीएमसी मंडी में ही होगी, अब वो रूल सरकार ने चेंज कर दिया है। लेकिन इस एक्ट में सबसे खतरनाक बात यह है कि भाई इसमें सरकार ने कहीं भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र नहीं किया है। सरकार ने यह नहीं कहा है कि जो व्यापारी जो बाहर खरीदेगा वो एमएसपी पर ही खरीदेगा या एमएसपी से नीचे खरीदेगा या एमएसपी से ज्यादा खरीदेगा। इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ भी बातें नहीं कही हैं। और एक और चीज, आप सारे ये लॉ फैकल्टी ने ही ये प्रोग्राम होस्ट किया है, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा। इस पहले ऑर्डिनेंस के तहत अगर किसान और कंपनी के बीच में कोई विवाद होता है तो किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता है, वो अधिक से अधिक एसडीएम और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल है उनके पास जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब देखिए, जो भारत का संविधान है वो ये कहता है कि हर भारतीय को अगर उसके साथ कुछ समस्या हो जाती है तो वो कोर्ट में जा सकता है, वो न्यायपालिका जुडिशरी में जा सकता है, अपनी बातें वो वहां पे कह सकता है। लेकिन गवर्नमेंट इस पहले ऑर्डिनेंस के जरिए किसान से वो अधिकार भी छीन रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, आप सारे स्टूडेंट हैं अधिकतर, उनको मालूम ही होगा, जो एसडीएम होते हैं या जो अन्य जिलाधिकारी होते हैं ये गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं और जो जुडिशरी होती है वो गवर्नमेंट से अलग होती है। तो यहां पे जो एक किसान को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब तक जो प्रोक्यूरमेंट का तरीका था वो जो एग्रीकल्चर की जो सोसाइटीज होती थी या जो आढ़ती होते थे वो किसान का उत्पाद खरीदते थे, तो उसमें क्या होता था कि भाई उनको पेमेंट आ जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई मान लीजिए सरकार ने ये कह दिया इस ऑर्डिनेंस में कि भाई कोई भी व्यापारी किसान का सामान जाके खरीद लेगा और 3 दिन में उसको पेमेंट करनी है। मान लीजिए अगर वो व्यापारी किसान का उत्पाद लेके भाग गया और उसे 3 दिन में पेमेंट नहीं की, तो किसान उसको कहां ढूंढेगा? भाई आड़ती और जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती थी उनका तो उनके दुकान का, उनके सेंटर्स का भी किसान को मालूम होता था, तो इस व्यापारी को वो कहां ढूंढेगा? और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि इसमें एमएसपी का जिक्र कहीं भी नहीं है। ये मैं आगे जाके आपको इससे एक एग्जांपल भी दूंगा। सरकार ये बिल्कुल भी इस चीज पे पूरा मौन बैठी है, सरकार चुप बैठी है कि भाई उसका सामान एमएसपी पे, किसान का सामान एमएसपी पे खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। अब मैं आपको एक और इसमें एक चीज बताता हूं, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं जिससे आपके व्यूअर्स बहुत आसानी से चीजों को रिलेट कर पाएंगे। एपीएमसी एक्ट के हमारे सामने 2 स्टेट्स के एग्जांपल हैं। एक स्टेट है तमिलनाडु जिसने टाइम के साथ एपीएमसी एक्ट में सुधार किया। दूसरा स्टेट हमारे पास है बिहार, जिसने 2006 में एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया, वहां की मंडियों को समाप्त कर दिया। अब देखिए तमिलनाडु में आज के दिन स्थिति क्या है। 1999 यानी 1999 में उस समय जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर होते थे करुणानिधि, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की जिसको नाम दिया गया उझावर संथई स्कीम। इस स्कीम के तहत उन्होंने ये कहा कि भाई मंडियों में सुधार की आवश्यकता है,
उन्होंने एक पर्टिकुलर जमीन को फिक्स कर दिया, उसकी बाउंड्री करवा दी और ये कानून बना दिया कि सिर्फ किसान आके ही उस मंडी में अपना सामान बेच सकता है, कोई व्यापारी उस मंडी में आके अपना सामान नहीं बेच सकता। ये स्पष्ट रूल बनाया और ये जो स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड था उसकी जिम्मेदारी लगा दी कि वो प्रॉपरली से चेक करेंगे कि भाई जो ये आदमी इस मंडी में अपना सामान बेचने आ रहा है ये किसान है भी या नहीं है। उसकी जमीन चेक की जाती थी, उसकी फसल भी चेक की जाती थी कि सच में किसान है या नहीं, ऐसा तो नहीं है ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सामान लाके यहाँ पे बेच रहा हो। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और समझने की ये है कि उसका रिजल्ट क्या आया। सरकार ने क्या किया, उजावर संथई स्कीम के तहत किसानों को जो पर्टिकुलर जो वो एरिया होता था, वो जो मार्केट प्लेस होता था, एक क्वेश्चन आया है बीच में कि भाई मंडी क्या होता है। तो जो बेसिकली जो मार्केट प्लेस होता है जहां पे किसान आते हैं, फार्मर्स आते हैं, वो अपना सामान बेचते हैं, उसको बेसिकली मंडी बोला जाता है, मार्केट प्लेस है वो। इसमें देखिए सरकार ने तमिलनाडु में और क्या किया, वहां पे जो पर्टिकुलर जो बाउंड्री होती थी, जो उजावर संथई स्कीम के तहत जो नई मार्केट बनाई गई, नई मंडी बनाई गई, उसमें राज्य सरकार ने किसानों को फ्री में दुकान दी, उनको फ्री में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दी, उनको फ्री में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इक्विपमेंट दिए और उनको ट्रांसपोर्ट में आना जाना भी फ्री कर दिया, जो भी किसान उजावर संथई स्कीम से जुड़ा हुआ था। तो उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। ओपन मार्केट के कंपैरिजन में उजावर संथई मार्केट से जुड़े हुए किसानों को अपने कृषि उत्पाद का 25% ज्यादा रेट मिलता है और जो कंज्यूमर है उनको ओपन मार्केट के मुकाबले 15% कम रेट मिलता है और फ्रेश माल मिलता है। यानी किसान का भी फायदा है और कंज्यूमर का भी फायदा है। तो ये हुआ एक सुधार। वो एक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आप बात बिहार की करें तो आज के दिन स्थिति ये है कि जो हमारे बिहार के जो पहले किसान होते थे, तो 3-3, 4-4 एकड़ के जो बिहार के किसान हैं, आज के दिन वो अपनी खेती छोड़ के दूसरे राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए। मैं हरियाणा में अभी बैठा हुआ हूं, हरियाणा की बात कर लीजिए, नरपेंद्र जी भी यहीं से बिलोंग करते हैं। हर गांव में बिहार से हमारे मजदूर भाई आते हैं मजदूरी करने के लिए और जो 4-4 एकड़ के किसान हैं जो बिहार के, वो हरियाणा में 2-2 एकड़ के किसान के घर आके मजदूरी करते हैं, उसका धान लगाते हैं, उसकी धान काटते हैं, यानी पैडी लगाते हैं, पैडी काटते हैं, फिर गेहूं की कटाई, वीट की कटाई आगे करते हैं। यानी बिहार का 4 एकड़ का किसान हरियाणा में 2 एकड़ के किसान के घर मजदूरी कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रेज करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 2006 में जब एपीएमसी एक्ट बिहार में खत्म किया गया और वहां पे व्यापारियों के हाथ में खरीद सौंप दी गई, तो आज के दिन वहां पे स्थिति ये है, मक्का मेज बिहार की मेन फसल है। मक्के का सरकारी रेट 1850 रुपए क्विंटल है, 1850 रुपीज पर क्विंटल, लेकिन वहां पे प्राइवेट कंपनी और व्यापारी किसान का मक्का खरीद रहे हैं 500-600 रुपए क्विंटल में। तो उसमें तो उसकी इनपुट कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है। तो सरकार को एपीएमसी एक्ट में सुधार करना चाहिए, उसमें रिफॉर्म करना चाहिए जैसे तमिलनाडु ने किया, लेकिन सरकार इस पहले एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस के जरिए सुधार की बजाय उसको खारिज कर रही है, उसको बाईपास कर रही है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें आपके सभी व्यूअर्स को, जो अब ये पॉलिसी जो लाई जा रही है, जो एग्रीकल्चर जो ये ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, इनको बेसिकली इंग्लिश में बोला जाता है फ्री मार्केट पॉलिसीज, जो 1990s में ग्लोबलाइजेशन के दौर से शुरू की गई। तो इनका नतीजा यूएस और यूरोप में क्या आया, जरा हम ये भी समझ लें। 1970-80s में यही पॉलिसी अमेरिका और यूरोप में लागू की गई थी, जो आज हमारे देश में लागू की जा रही है। ये पॉलिसीज यूएस और यूरोप में लागू होने से पहले वहां के किसानों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के फाइनल रिटेल प्राइस का 40% मिलता था। यानी उस समय अगर कोई भी कृषि उत्पाद 100 रुपए में बिकता था, तो अमेरिका और यूरोप के किसानों को 40 रुपए मिलते थे। और जब से वहां पे फ्री मार्केट पॉलिसीज लाई गई, तो किसानों को मात्र 15% मिलता है, यानी किसानों को 100 में से सिर्फ 15 रुपए मिलते हैं। तो जो बाकी 25% जो मुनाफा था, जो पहले किसान को मिलता था, अब वो अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चला गया, जैसे वॉलमार्ट और ये बहुत सारी कंपनियां आई हैं। तो जब अमेरिका और यूरोप में किसानों को इन फ्री मार्केट पॉलिसी से फायदा नहीं हुआ, तो हमारे यहां पे कैसे हो जाएगा? और जो आपके जितने ये व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उन सबको एक बात बताना चाहूंगा। आप एक चीज और समझिए, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी पिछले 70 सालों में ये रही है कि वो हमेशा यूएस और यूरोप को कॉपी करना चाहते हैं। वो यूएस और यूरोप की पॉलिसीज को यहां लागू करना चाहते हैं। वो भारत के अनुसार पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। वो भारत के अकॉर्डिंग, भारत की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज नहीं बनाते हैं।
वो अमेरिका और यूरोप की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उसमें एक डिफरेंस आपको समझना होगा। अमेरिका और यूरोप में जो एग्रीकल्चर है वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। हमारे यहां पे जो एग्रीकल्चर है दैट इज अ फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड, बिकॉज 14 करोड़ फार्मर फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन इंडिया। आप अगर अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पे लगभग सिर्फ 2% ही लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खेती की जाती है। किसी के पास 1000 एकड़ है, किसी के पास 2000 एकड़ है। हमारे यहाँ पे एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं है। पंजाब में सबसे अधिक लैंड होल्डिंग, एवरेज लैंड होल्डिंग वो 2.4 हेक्टेयर है, यानी 4-5 एकड़ के आसपास है। यहाँ पे जो हमारे किसान का जो फायदा होता है, जो उसको आमदनी होती है, वो होती है फसल बेचने से। फॉर एग्जाम्पल उसको बिल्कुल और सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे अब की बार जो गेहूं का एमएसपी था वो 1925 रुपीज पर क्विंटल था। तो जब किसान ने लगभग 1 एकड़ में 20 क्विंटल गेहूं होता है, तो जब किसी ने 5 एकड़ जिसने उगाए थे, तो जब वो अपना मंडी में जो बेचने गया उस गेहूं को, और वो सरकार ने एग्रीकल्चर सोसाइटीज और आड़तियों के माध्यम से प्रोक्यूर किया, तो किसानों को उचित एमएसपी मिला और उसको आमदनी हुई। फिर उसके बाद उसने जो अपना केसीसी का लोन था, किसान क्रेडिट कार्ड का, उसको रिपे किया। बाकी जो उसके अन्य खर्च थे उनको उसने उसका इंतजाम किया। तो इस तरीके से फसल बेचने से हमारे यहाँ पे किसान अपना जीवन यापन करते हैं। वही दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे अमेरिका और यूरोप की, तो अमेरिका और यूरोप में किसान फसल बेच के अपनी आमदनी नहीं करते हैं, उनको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। येलो सब्सिडी, ग्रीन सब्सिडी, ऑरेंज सब्सिडी, रेड सब्सिडी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को ये हैरान हो जाएंगे सब ये सुन के, कि अभी रिसेंट ईयर में जो अमेरिका की सीनेट में जो सब्सिडी बिल, फार्मर सब्सिडी बिल जो पास किया गया, उसके तहत वो आने वाले 4 सालों में $810 बिलियन, 810 बिलियन यूएस डॉलर की डायरेक्ट कैश सब्सिडी अपने किसानों को देंगे। तो वहां पे जो किसान जिंदा है वो सब्सिडी से जिंदा है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया एमएसपी मिला नहीं मिला, रेट मिला या नहीं मिला, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 बिलियन यूएस डॉलर में 7,500 करोड़ रुपया होते हैं, 7,500 करोड़ रुपया। तो हमारा किसान वहां से कंपीट कैसे कर पाएगा? और मैं आपको एक प्रेजेंट चीज बताऊं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसके बाद मैं दूसरे एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस पे आऊंगा। अभी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, ये बार बार आप भी सब, आपके व्यूअर्स हैं ये भी पढ़ रहे होंगे, ये स्टूडेंट्स हैं, अभी पेपर्स में आता रहता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने वाली है। उस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है, अमेरिका ये प्रेशर डाल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, कि वो लगभग 8 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हर साल अमेरिका से इंपोर्ट करें। जबकि हमारी सरकार ये कह रही है कि भाई हम किसी और फील्ड में आपसे इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर के फील्ड में हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम आपके वहां से सामान मंगवा लेंगे तो हमारे यहाँ के किसानों का सामान कौन खरीदेगा? तो इसमें की इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है, जो ये सारा जो ये सिस्टम चल रहा है, ये 1990 से जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, उसी के बाद से ये किसानों की आज ये स्थिति आ गई है कि पिछले 30 सालों में हमारे देश में 5 लाख से अधिक किसान सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। और जो यूथ आज मुझे देख रहा है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप डायरेक्ट खेती से नहीं जुड़े हुए, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि शाम को आप भी उसी किसान की मेहनत से जो फसल उगाई जाती है, उसी का अनाज आप खाते हैं। रोटी उसी गेहूं से बनती है जो किसान अपने खेत में उगाता है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इस एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेस से सिर्फ किसान को नुकसान होगा, तो वो गलत सोच रहा है। आज के दिन हमारी सरकार हमारे देश के गरीब भाइयों को जो 2 रुपया किलो का अनाज देती है, वो कहां से देती है? इस देश के करोड़ों किसानों ने दिन रात मेहनत करके, धूप हो या छांव हो, हमेशा मेहनत करता है। उसने मेहनत करके देश के अनाज के भंडार भरे, और उसी के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह सकते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना अगर ये लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें भी गरीबों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, उनको 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 5 किलो चना दिया जाएगा। मोदी जी ये कहां से कह रहे हैं? कहां से आया ये अनाज? ये किसानों ने पैदा किया। अगर सरकार इस नई एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस के बाद, और जो इसके पैरेलली में जो शांता कुमार कमेटी ने सिफारिश की है, अभिमन्यु जी 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 अभिमन्यु जी, आपने बोल लिया, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संक्षेप में खत्म करें, और फिर 2-3 हम सवाल भी पूछेंगे। जी, मैं संक्षेप में उसको खत्म कर रहा हूं। जो दूसरा जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया, वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जो बदलाव किया गया, जिसकी बात नृपेंद्र जी ने भी की,
उसमें सरकार ये कह रही है कि भाई अब किसानों को ये छूट मिल जाएगी कि किसान अपना सामान स्टोर कर सकता है। बेसिकली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये था कि भाई कृषि उत्पादों की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया था कि भाई जो ये एसेंशियल जो कृषि उत्पाद है इनकी इस लिमिट से ज्यादा कोई भी स्टोरेज नहीं कर सकता, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने ही आलू और प्याज को, पोटैटो और ओनियन को एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में शामिल किया था। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो एक स्टोरेज पे जो एक लिमिट लगाई हुई थी उस लिमिट को हटा लिया है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि किसान के पास तो स्टोरेज करने की उसके पास क्षमता होती ही नहीं है, स्टोरेज करने की कैपेबिलिटी उसके पास है ही नहीं, तो वो कहां से स्टोर करेगा। तो वही पहले वाला समय आ जाएगा कि व्यापारी मंडी के बाहर बहुत कम दाम में किसान का उत्पाद खरीदेगा, बाद में उसकी कालाबाजारी करेगा और फिर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगा। तीसरा और जो लास्ट जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। फार्मर्स प्राइस एश्योरेंस, इस तरह का एग्जैक्टली उसकी फुल फॉर्म है। तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। सरकार उसके तहत क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देगी। यानी बेसिकली सरल भाषा में कहें तो किसान अपनी ही जमीन पे मजदूर बन जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अमेरिका में जैसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे खेती करेंगी, ये यहाँ का अब भविष्य है। और लास्ट में मैं दो बातें इसमें और जोड़ना चाहूंगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी हुई कि आप एक चीज समझिए कि अभी कुछ दिन पहले की एक ये रिपोर्ट है कि जैसलमेर में एक बड़ी कंपनी ने 800 किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी में किया, इंग्लिश में किया। यहां पे किसानों को सही से हिंदी समझ नहीं आती है तो इंग्लिश कहां से समझेंगे। और उसमें ऐसी ऐसी कंडीशन थी कि किसान की जमीन को 49 ईयर्स की लीज पे ले लिया गया और कंपनी जब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, लेकिन किसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता। और किसान को 1 एकड़ का 1 साल का 9,400 रुपया, 9,400 रुपीज मिलेंगे और जो कंपनी और किसान के बीच में दलाली करा रहा है उसको 8,000 रुपए मिल रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात उसमें यह है कि अगर कंपनी चाहे तो सिर्फ लीज एग्रीमेंट की कॉपी दिखा के बैंक से लोन ले सकती है उस जमीन के ऊपर। मान लीजिए जो किसान की जमीन के ऊपर कंपनी ने लोन ले लिया और कल को कंपनी भाग गई तो बैंक तो किसान की जमीन की कुर्की करेगा, तो किसान कहां जाएगा। और लास्ट में ये बात ये कहना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए भी खतरनाक है कि पिछले साल का पेप्सिको का एग्जांपल हमारे सामने है। ये गुजरात में ये घटना घटित हुई। वहां पे कुछ किसानों ने आलू की खेती कर ली, पेप्सिको कंपनी ने उनके ऊपर 4-4 करोड़ का मुकदमा कर दिया और ये कहा कि भाई ये बीज तो हमारा पेटेंट है, जबकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि बीज पे पहला अधिकार किसान का है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे खतरनाक बात ये भी होती है, ये बिल्कुल मैं लास्ट चीज ये बता रहा हूं आपके व्यूअर्स को बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, कि मान लीजिए कंपनी और किसान ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई किसान ये उगाए और कंपनी उसको 25 रुपया किलो के हिसाब से खरीदेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए उसके बाद मार्केट में जो प्राइस है वो नीचे आ जाता है तो कंपनी फिर किसान को डिस्टर्ब करती है। वो कहती है कि नहीं, 25 में तो नहीं खरीदेंगे, आप 15 में दे दीजिए आप। और उसमें फिर वो क्या कहते हैं, जब किसान अगर कोर्ट में भी जाता है तो जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कंपनियों की, उनको वो सामने ले आती हैं और वो कहती हैं कि जी हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा था कि आलू की लंबाई इतनी होनी चाहिए, आलू की गोलाई इतनी होनी चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। नृपेंद्र जी बैठे हैं, वो खुद भी खेती करते हैं, हम भी खेती करते हैं। जब आलू की खेती होती है तो आलू तो जमीन के नीचे होता है, अब उसको गोलाई होगी या उसकी लंबाई होगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है और ये तीनों एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस किसानों के लिए मौत का फरमान है, डेथ वारंट है। जी वेदांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिमन्यु जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को समझाया है, जी आपने एनालाइज किया है। लेकिन यहाँ पे मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा अभिमन्यु जी, मुझे आपकी बातचीत मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक दो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, आप बहुत ही सिंपली चीजों को शायद समझा रहे हैं, उससे कानून की शायद बारीकियों को मुझे लगता है आपने शायद आपको और समय चाहिए होगा, शायद आप बता नहीं पाए। लेकिन आपके 3 मुख्य कंसर्न है जो मैंने इससे समझा। पहला एक आपका कंसर्न था कि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट वो जो प्राइस है नहीं मिलेगी। आपका दूसरा कंसर्न ये था कि जो किसान है वो कोर्ट नहीं जा पाएंगे, और जब कोर्ट नहीं जा पाएंगे तो फिर उनका एडजुडिकेशन कैसे होगा। पहले से ही जो एग्जीक्यूटिव होती है दे आर बायस्ड एंड दे फॉलो द गवर्नमेंट, so in such scenario it will be very hard for the farmers to get justice.
आपने तीसरा कंसर्न ये भी बताया कि जैसे कोई फ्रॉड करेगा तो आप पहले क्या होता था कि एपीएमसी में ये होता था कि उसी मंडी के लोग होते थे और वो जान जाते थे, अभी लोगों को जानना मुश्किल हो जाएगा। आपने ये कंसर्न रेज किए। आपने बिहार का भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से जो बिहार के किसान हैं उनके पास कई एकड़ खेत होते हैं, फिर भी उनको हरियाणा में आकर किसी दूसरे की जमीन पे अपना श्रम करना पड़ता है। लेकिन सर मैं अभी ये चाहूंगा कि मैं भी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ जो एक्ट है, और उस एक्ट में जो लिखा हुआ है और जो आपने कहा है, इन दोनों का मैं चाहूंगा कि हम एक थोड़ा विश्लेषण करें। तो सर सबसे पहले मैं इसे शेयर कर रहा हूँ और अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आप लोग एक्ट दिख रहा है? एक्ट क्या आप लोगों की स्क्रीन पे एक्ट आ रहा है? कैन यू गाइस सी द एक्ट? नहीं आ रहा है। Okay, just wait a minute. I am working on it. Just give me a moment. Yes, we can. Okay. So can you see the act now? Yes. Yeah. Amazing. Yes. अभिमन्यु जी, okay. So for our viewers, पहले मैं सबसे पहले अभिमन्यु जी का एक आरोप था इस एक्ट पे कि किसी तरीके से ये जो बड़ी बड़ी फार्मिंग कंपनीज हैं वो किसानों का की जो जमीन है वही ना हड़प ले। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें प्रोविजंस हैं एक्ट के अंदर, जैसे कि सेक्शन 8, आपका ध्यान मैं लाना चाहूंगा सेक्शन 8 पे, और आप देखेंगे इसमें एक पूरा प्रोविजन है, नो फार्मिंग अग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल, लीज एंड मॉर्गेज ऑफ द लैंड और प्रीमाइसेस ऑफ द फार्मर। तो देखिए आप यहाँ पे क्लियरली ये है कि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट नहीं किया जा सकता है कंपनीज के द्वारा जिसमें there are any clauses related to transfer, sale, lease और mortgage of the land। फिर इसका दूसरा क्लॉज जो सब क्लॉज बी है वो भी हम पढ़ते हैं, raising any permanent structure or making any modification on the land or premises of the farmer unless the sponsor agrees to remove such structure or to restore the land to its original condition at his cost on the conclusion of the agreement or expiry of the agreement period as the case may be। तो ऐसा है कि इसमें भी किसानों का पक्ष लिया गया है कि अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना देता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसे रिमूव करे, और अगर वो नहीं करेगा तो वो प्रॉपर्टी अपने आप किसान की बन जाएगी। मैं आप लोगों का ध्यान जो सेक्शन 14 है इस एक्ट का, उसकी तरफ भी लेके जाना चाहूंगा। हम देखेंगे कि सेक्शन 14 क्या कहता है, और सेक्शन 14 से भी पहले एक बार मैं सेक्शन 15 की तरफ लेके जाऊंगा। जैसा अभिमन्यु जी ने एक बात और बताई थी कि भाई वही लैंड वाली, तो उसमें एक और किसानों की जमीन के प्रोटेक्शन के लिए क्लॉज है, आप देखेंगे सेक्शन 15, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 14, नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू in pursuance of an order passed under that section shall be initiated against the agricultural land of the farmer। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है पूरी कि कुछ भी कैसा भी अग्रीमेंट हो लेकिन रिकवरी के लिए किसी भी तरीके से किसान की जमीन नहीं ली जाएगी। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, और भारत की जुडिशरी ने इसके ऊपर काफी केसेस भी हैं, केस लॉ भी हैं। तो अभिमन्यु जी की बात सही है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको एक बार इसका जवाब देना चाहूंगा, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं जवाब देना चाहूंगा। इसमें आप जी जो एक करके अभिमन्यु जी जी एक एक करके हम करेंगे, निरपेंद्र जी को भी लेके आएंगे, सब लोगों को कहने का हम मौका देंगे। और फिर आपकी जो दूसरी बात थी अभिमन्यु जी, वो कोर्ट से रिलेटेड थी। तो अब हम इसका सेक्शन 14 देखते हैं, जो आपने बताया था कि जिसमें कोर्ट है, वो कोर्ट जो है वो संज्ञान नहीं ले पाएगी मामलों का, जिससे जो हमारे किसान बंधु हैं दे विल नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट जस्टिस। तो अब हम एक बार सेक्शन 14 देखते हैं। सेक्शन 14, एक सेकेंड, वो सेक्शन 14 नहीं है, शायद एक और है, हाँ सॉरी, सेक्शन 19 देखते हैं जो आपने कहा था उससे रेलेवेंट है, बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो इसमें मैं अभिमन्यु जी आपको फिर से एक बार करेक्ट करना चाहूंगा आपकी परमिशन से, मतलब कुछ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है, जो हायर कोर्ट्स है उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है।
और हमको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे मामले होते हैं, जो कि दूसरे भी मामले हैं जिनमें स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनी हुई हैं, वो सारे मामले भी सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, जिससे कि न्याय मिलने में बहुत देरी हो जाती है। तो इसलिए जो मुझे लगता है जो लेजिस्लेटर्स का इसमें बनाने के पीछे उद्देश्य था कि स्पीडी जस्टिस मिले, इसलिए टाइम लिमिट सेट की गई है कि 30 डेज के अंदर एडजुडिकेशन होना चाहिए, और वो एसडीएम करेगा, फिर कलेक्टर करेगा, और इन दोनों के भी आप अगर निर्णयों से संतुष्ट नहीं है तो भारत के संविधान में आपके पास आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के अंदर सीधे उच्च न्यायालय में जाने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो वो कहीं से भी आप देखेंगे कि हायर कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बार नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सिविल कोर्ट। तो रिस्पेक्टफुली मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा। तीसरी चीज जो आपने जी बोलिए जी, तीसरी चीज आपने अभिमन्यु जी बताई कि मतलब आपने कहा कि भाई फ्रॉड हो जाए तो क्या होगा। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी किसान हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिसके लिए उनको पैन कार्ड देना, अपना पैन कार्ड का नंबर देना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखिए ये सेक्शन 5 आपको दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे सेक्शन 5 आ रहा है जी, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन होगा, आप देखेंगे इसमें सबको परमानेंट अकाउंट नंबर अपना देना पड़ेगा। तो अगर परमानेंट अकाउंट नंबर किसी का होगा तो वो परमानेंट पैन नंबर से इजीली ट्रैक हो जाएगा। सेंट्रल एजेंसीज हैं इतनी सारी, तो ये जो आपका एक पॉइंट था कि उसको ट्रैक करना मुश्किल होगा, वो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। रिस्पेक्टफुली मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारत की एजेंसीज जो हैं और आजकल आधार कार्ड, ये सारी जो चीजें हैं, अगर आप कोर्ट के पास जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति फ्रॉड नहीं कर सकता। और आपको ये भी समझना होगा कि आईपीसी की धाराएं भी हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसके लिए पूरे भारत गणराज्य में कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। तो ये आपके 2-3 मुख्य पॉइंट्स थे। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आपने कुछ बहुत जेन्युइन इश्यूज रेज किए हैं, और मैं पूरी तरीके से आपकी बातों को नहीं नकारता हूँ कि जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया है और जिस तरीके से मतलब बिना कंसल्टेशन किए किसानों से ये एक्ट लाया गया है। नृपेंद्र सर ने भी कहा कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं ये भी मानता हूँ कि कई बार जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हम बात करेंगे अभिमन्यु जी, तो मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारे आज की डेट में भारतीय मीडिया चैनल्स हैं जो विदेशी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में चालू किए गए, और आज की डेट में वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो गए। बहुत सारी भारत की बड़ी कंपनीज भी हैं, जैसे होंडा हो गई, मारुति हो गई, वो अपने अपने समय में उन्होंने स्टार्ट किया विदेशी कंपनियों के साथ, लेकिन आज की डेट में दे आर सेल्फ सफिशिएंट और एक इंडिजीनियस कंपनीज है। तो मैं पूरी तरीके से आपकी बात को नहीं नकारता हूं, लेकिन एक दूसरे पक्ष की बात करने के लिए मैं चाहता था कि ये बातें मैं आपके सामने लाऊं। और अब मैं नृपेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभिमन्यु जी अगर आप चाहें तो ये मैं इसका पहले एक बार जवाब देना चाहता हूं आपके सवालों का, नहीं तो ये मिस हो जाएंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। अगर आप मुझे 2 मिनट का समय। ठीक है, देखिए आप 2 या 5 मिनट लीजिए, लेकिन 5 मिनट फिर हम नृपेंद्र जी से बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें वेदांश जी 2 चीजें होती है, एक होता है जमीनी हकीकत, एक होती है कागजी हकीकत। एसी के बंद कमरों में बैठ के जो एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं और फिर वहीं पे बैठ के उनको कैलकुलेट कर लिया जाता है कि इसका रिजल्ट क्या आया, वो एक पक्ष है उसका। दूसरा जो पक्ष है वो होता है जमीनी हकीकत का। तो हम अगर जमीनी हकीकत की बात करें, आपने जो लास्ट में कहा कि भाई पैन नंबर होगा, उसमें सारी चीजें आपने बताई, ठीक है, ये बात कागजी तौर पे ठीक है। अब मैं आपको 50 ऐसे मामले गिनवा सकता हूं, 50 की मैं बात कर रहा हूं। अभी महाराष्ट्र में काजू का उत्पादन होता है, वहां पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। वहां पे बड़े बड़े व्यापारी आए, उन्होंने सब कुछ दिखाया, सारे डॉक्यूमेंट दिए, और उनका वो 5 करोड़ की किसानों से काजू लेके वो भाग गए। अब वो व्यापारी कहां से आया था, कौन से शहर से आया था, किसान को पता ही नहीं है। वो उसको एक स्लिप पकड़ा गया, उसको वो स्लिप लेके ही वो घूमता रहा। पुलिस को कई महीने लग गए उस केस का पता, उस केस को सॉल्व करने में।
और बाद में जो वहां से जो उनका जो सामान लेके गए थे, जो कृषि उत्पाद लेके गए थे वो व्यापारी, वो भी बरामद नहीं हो पाया। वो सिर्फ 20% ही पुलिस उसको वहां से दिखा पाई, बाकी 80% उन्होंने बेचा या क्या किया क्या नहीं किया। अब इसमें एक चीज समझिए आप, इस एक बात को, व्यवहारिक बात है ये, ग्राउंड की बात है ये। 1 साल तक उस किसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। किसान अपनी कोई सेविंग नहीं रखता अकाउंट में। नृपेंद्र जी खुद किसान है, खुद खेती करते हैं, वो सारी इन बातों को समझते हैं। वो कैसे खेती करता है पहले आप ये समझिए। पहले आप मान लीजिए गेहूं की फसल आपकी अप्रैल में तैयार होगी, तो वो इस जल्दी में रहता है कब मेरी फसल बिके, जो मुझे केसीसी रिपे करना है मार्च के आखिर में, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो मैं किसान क्रेडिट कार्ड को रेन्यू कराऊं, अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो उसने बाकी कर्ज लिया हुआ है उसको वो चुकाए, अपने बच्चों की फीस भरे, वो इस जल्दबाजी में रहता है। तो 1 साल, ये तो मैंने एक केस का बताया आपको, काजू के केस का। ऐसे सैकड़ों केस हैं, हजारों केस हैं देश में जहां पे व्यापारियों ने किसानों का शोषण किया है। अब दूसरी बात जो आपने इसमें जो सवाल रेज किया, आपने ये कहा कि भाई सिविल कोर्ट में वो नहीं जा सकता, बाकी हायर कोर्ट्स में जा सकता है। आपकी बात ठीक है, ये बात मैं जानता हूं इसको, लेकिन मुझे एक बात बताइए। आपने आर्ग्यूमेंट ये दे दिया कि सिविल कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो इसीलिए वहां पे उसको बहुत देर लग जाएगी, इसलिए उसको हायर कोर्ट में भेज दिया। तो आपके सभी व्यूअर्स से एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत सारे केसेस तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ ना। बाकी जो केसेस आप वो सिविल कोर्ट में लेके जाएंगे आपको, लेकिन किसान को ही उससे आप बाहर रख दे रहे हैं आप उसको। आप सब जानते हैं, हमने अभी इन एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस पे, क्योंकि बेसिकली एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस हमारे संविधान के भी खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जो एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, जो खेती के जो कानून बनाने हैं, उसका अधिकार राज्य सरकारों को है, केंद्र सरकार को नहीं है। ये आईटीसी और ये एक बिहार की मंडी के बीच में एक केस भी हुआ था, उसमें जजमेंट भी है उसमें बहुत सारी, आप उन जजमेंट्स को भी देख सकते हैं आप। ये तो आप देखिए, अभी जब हम ये तैयारी कर रहे थे कि एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस के विषय पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, तो जो वहां पे वकील बैठे हैं उनकी फीस आप जानते हैं उनकी फीस कितनी है? हजारों में लाखों रुपए में उनकी फीस है। तो किसान अपनी आगे की खेती करेगा, वो उनकी वो फीस चुकाएगा वो उनकी। तो व्यवहारिक चीजें जब आप देखेंगे ना, तो व्यवहारिक चीजें अलग हैं। कागजों में लिख देना बहुत आसान है, वो कोई भी लिख सकता है उसमें, मैं भी लिख सकता हूं उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप उसको जमीन पे तो करके दिखाइए ना। वो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2015-16 में, आपके सभी व्यूअर्स इस बात को ध्यान से सुने, 2016 से लेकर 2018 तक 3 सालों तक एक इंपॉर्टेंट बात ये घटित हुई हमारे यहाँ पे कि एनसीआरबी ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, जो किसानों की जो सुसाइड का जो डाटा था वो पब्लिक नहीं किया। और जब हम किसान संगठनों ने प्रेशर बनाया तो 2018 में वो पब्लिश किया गया। क्यों 3 साल तक क्यों पब्लिश नहीं किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने 2015 में ये कह दिया था कि भाई किसानों की सुसाइड कम हो गई है। लेकिन जब पंजाब की 3 यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि किसानों की सुसाइड बढ़ गई है। अब की बार 2019 का डाटा अभी सामने आया है कि 40,000 किसानों और खेतीहर मजदूरों ने सुसाइड किया है। और अब लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी हुई बात कही, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा इसमें। आप, मैं बड़े मान सम्मान के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं। मैंने ये कहा कि अभी कुछ दिन पहले जैसलमेर का केस का मैंने जिक्र किया, जिसमें 800 किसानों की जमीन कंपनी ने ली। ये दैनिक भास्कर ने इस स्टोरी को बहुत प्रमुखता से कवर किया है। 20-25 दिन पहले की बात है। आपके व्यूअर्स दैनिक भास्कर सर्च भी कर सकते हैं, आपको वो खबर मिल जाएगी उसमें। मैंने आपको ये बताया कि अब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्या होता आया है। गुजरात का जो जिक्र कर रहा था जिस घटना का, वो अप्रैल 2019 की घटना है वो। तो मैंने आपको ये बताया कि अब तक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट चल रहा था उसमें क्या हो रहा था। तो उसमें कंपनियां किसानों का शोषण कर रही थी। जमीनी हकीकत ये है। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, अंग्रेजी में एग्रीमेंट किया जाता है किसान के साथ। किसान को अंग्रेजी इंग्लिश कहां समझ में आती है। हिडन टर्म्स एंड कंडीशन ये होती हैं कि भाई आलू की गोलाई इतनी होनी चाहिए, आलू की मोटाई इतनी होनी चाहिए, आलू की लंबाई इतनी होनी चाहिए, तो ही कंपनी खरीदेगी। जब वो उसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई उतनी नहीं होती है तो कंपनी ये कहती है भाई आप 5 रुपए किलो में दे दीजिए अगर आपको देना हो तो किसान को फिर मजबूर होना पड़ता है। तो जो ये सारी चीजें हैं, ये जमीन पे कुछ और है वेदांश जी, और जो कागजों की हकीकत है वो कुछ और है। और जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, मैं लास्ट में एक बात ये कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। नृपेंद्र जी को भी मैं ये बात कहना चाहूंगा, हमारे बड़े हैं, खुद किसान हैं, विधायक भी रहे हैं। भाई गवर्नमेंट की अगर नीति और नीयत
यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंटेंशन अगर साफ है तो पहले वाले ऑर्डिनेंस में एक लाइन और ऐड कर दे सिर्फ कि भाई जो भी व्यापारी किसान का सामान खरीदेगा वो गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड एमएसपी पर ही खरीदेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदेगा। अगर कोई व्यापारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे किसान का सामान खरीदता है तो उस व्यापारी के खिलाफ गैर कानूनी मामला दर्ज करके उसको जेल में डाला जाएगा। यानी एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बना दे सरकार, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी चीज से। तो वेदांश जी, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जमीनी हकीकत से देश चलता है, जमीनी हकीकत से समाज चलता है। आज से कई सालों तक बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि भाई जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग ने इतना आगे बढ़ा दिया, उसने इतना बढ़ा दिया, लेकिन ये हकीकत ये भी तो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी खुद इस बात को कह चुके हैं कि भाई इस कोरोना महामारी के बीच जो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चला है वो खेती ने चलाया है, कृषि ने चलाया है। तो जमीनी हकीकत पे जब हम बात करेंगे तो चीज एंटायरली डिफरेंट है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिमन्यु जी, आपने बड़े अच्छे से अपना पक्ष रखा। आपको सुनकर मैंने खुद आपके वीडियोस देखे हैं, तो मैं आपके वीडियोस को पहले मैंने देखा और फिर जो आपके आर्ग्यूमेंट्स थे उसके ऊपर मैंने रिसर्च करी है। तो आप कह रहे हैं सर, आप जो कह रहे हैं उस पर मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा नृपेंद्र सर की बात। आपने दो चीजें कही और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आप रेस कर रहे हैं कि भाई आपका कहना है कि हायर जुडिशरी भी एक्सेसिबल नहीं है, एक तरीके से हायर जुडिशरी एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन मैं उस आर्ग्यूमेंट से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं कि आपने कहा कि किसान डायरेक्ट हायर जुडिशरी जाए। नहीं, इस एक्ट में टाइम लिमिट्स दी हुई हैं कि 30 दिन में एसडीएम को डिसीजन देना पड़ेगा, 30 दिन में कलेक्टर को डिसीजन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको हायर जुडिशरी जाना है, उसके पहले नहीं। पहले आपको एसडीएम के पास जाना है और कलेक्टर के पास जाना है, और वो एक समय सीमा में है। जी मैं आपको समझ गया हूँ सर, सबको सुनेंगे। एक ये बात मैं नृपेंद्र जी से भी पूछूंगा और हम फिर आपके पास वापस आएंगे, हम सबको अपनी बात हम कहेंगे अपने समय सीमा में। तो लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं और हमें जो लगती है कि फार्मर्स जो हैं वो जुडिशरी को कैसे एक्सेस करें, और आपका ये कहना है कि किसी तरीके से किसानों जो एक किसान है जो जिसकी शायद वार्षिक आय आपने अपनी किसी वीडियो में बताया था कि शायद 12-13 हजार है साल की, ऐसे में वो कैसे लाखों, मतलब मैं बोल रहा हूँ वार्षिक आय, महीने की आय नहीं, वार्षिक आय एक किसान की 12 या 13 हजार रुपए, तो ऐसे में वो जुडिशरी के पास न्याय मांगने के लिए कैसे जाएगा, और इसके लिए जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो क्या कर रही है? ये मेरा एक सवाल होगा नृपेंद्र जी से, और क्या कर रही है और क्या किया जा सकता है, क्योंकि आज हमारे साथ पूरे इंडिया भर के लॉ के स्टूडेंट्स हैं और भी हमारे साथ लोग हैं, और हम सब एक तरीके से कटिबद्ध हैं, वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस कॉज। तो जहां तक जो भी रिट पिटिशन वगैरह की बात है, वी विल ड्राफ्ट इट, और मैं आपको भी ये कहूंगा अभिमन्यु जी कि हम आपकी मदद करना चाहेंगे। और तो मैं अब नृपेंद्र सर से पूछना चाहूंगा, अब वो एक किसान भी एक फार्मर भी हैं। इंटरप्शन है। मेरी आवाज आ रही है अभिमन्यु जी? मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। नृपेंद्र सर को शायद आवाज नहीं पहुंच पाती है। नृपेंद्र सर आपके पास आ रही है आवाज? क्या दूसरे व्यूअर्स मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. अभिमन्यु जी सुन पा रहे हैं ना? जी तो मैं मे सुन बी पा रहा हूं। जी जी नृपेंद्र जी हमारे साथ नहीं है, हम उनका वेट करेंगे नृपेंद्र सर का आने का। तब तक हम अभिमन्यु जी से ही इस पे बात करेंगे कि अभिमन्यु जी आपने इस तमाम तरीके की समस्याएं बताई, और एक जहां तक मैं अभी आ गया हूँ वैसे। जी 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 तो सर मेरे एक छोटा सा सवाल है, हम इस पे ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम किसानों के लिए, एक तो पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन में किसानों के हक के लिए क्या क्या बात की गई है, और किस तरीके से जो मूलभूत सैद्धांतिक अधिकार हैं किसानों की, वो किस तरीके से किसान बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बैरियर्स के अपनी जो मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कैसे एक्सेस करें, उसमें लॉ स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि कहां तक आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो पूरा एक्ट है पूरी तरीके से किसान विरोधी है। तो इन दो प्रश्नों पे सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ये
जो काफी देर से मैं अभिमन्यु जी को सुन रहा था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि लॉ के स्टूडेंट हमारे सामने हैं और वो बहुत सारी बातें जो अभिमन्यु जी के वर्सन में आई, तो एक बार मैं 2 मिनट के लिए उसमें कंक्लूड कर दूं, क्योंकि हेलो जी बोलिए सर। जी यस सर। Can hear you. तो लॉ के स्टूडेंट जो हैं वो इसको थोड़ा सा चीजों को समझ लेंगे कि एक तो सुधार एक प्रक्रिया है, और अगर हम इस बात को लेके रहेंगे कि भी ऐसा हो रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो ये एप्रीहेंशन है कि भी ये नुकसान हो जाएगा या ये कठिनाइयां इसमें आ जाएंगी। ये सारी चीजें जो ऑर्डिनेंस आए हैं, मैं ये समझता हूं कि पॉजिटिव सोच के साथ कि ये कोई एक सुधार की सोच के साथ आए हैं। मोटे तौर पे जो बात आई थी, जैसे एपीएमसी का सवाल एक अभिमन्यु जी ने उठाया था, एपीएमसी लॉ के स्टूडेंट के जानने के लिए मैं ये बताऊं कि एक तो सारे देश में बराबर मंडी व्यवस्था एक साथ नहीं लागू हुई, और सारे देश में जो लैंड टेन्योर जो था, भूमि के मालिकाना हक जो मिले देश के आजाद होने के बाद, वो भी अलग अलग परिस्थितियों में मिले हैं। भूमि सुधार कानून लागू हुए और अलग अलग समय में पास हुए। खास तौर से पंजाब जो जिसमें आप पाकिस्तान में भी जो हिस्सा चला गया, और हमारे यहाँ पंजाब जिसमें से हिमाचल और हरियाणा भी बने, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लैंड टेन्योर के लिए महलवाड़ी सिस्टम, जिसमें सारी जमीन का मालिक पट्टी बना के गांव होता था, और उन पट्टियों में फिर किसानों के ऊपर हड़ के ऊपर, एक हल के ऊपर कितनी जमीन मिलेगी, यदि मोटी जमीन है तो उसको 20 बीघा मिलेगी, और अगर वो बरानी जमीन है तो, और अगर वो चाही जमीन है तो वो 10 बीघा मिलेगी। और बाकी जो देश था, ज्यादातर रियासतों में जो बटा हुआ था, उन रियासतों में से जो लैंड टेन्योर जो आई, भूमि का मालिकाना जो हक आया, उसमें रैयतवाड़ी सिस्टम था। 1961 तक तो, मुझे राजस्थान का ध्यान है, हमारे पड़ोस में एडजॉइनिंग स्टेट है, 1961 तक मालिक के खाने में आज का जो भूमि मालिक है उसका नाम नहीं था। खाना कास्त में उसका नाम होता था, मालिक के खाने में उसका नाम नहीं था। यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो ये जो महलवाड़ी सिस्टम था, यहाँ पर किसान खुद मालिक अपनी जमीन का, वो अपने खेत में अपना अन्न पैदा करे, उसके बाद में वो व्यापारी के पास लेके जाए। उस जमाने में, जब मैं सर छोटू राम की बात कर रहा हूँ, जब ये सारी चीजें वहां से शुरू हुई थी, और इस मंडी व्यवस्था का हम जनक कह सकते हैं पूरे देश में सर छोटू राम को, तो उस वक्त व्यापारी के पास कच्चे और पक्के बाट होते थे। वो जब खरीदते थे तो कच्चे बाट से खरीदते थे, और जब किसान को, जब वो कंज्यूमर बन के उसके पास जाता था तो पक्के बाट से उसको देते थे। तो उस किसान का हक प्रोटेक्ट करने के लिए मंडी व्यवस्था की स्थापना उस वक्त की गई थी। लेकिन जैसा अभिमन्यु जी ने अब स्वीकार भी किया है कि इस पीरियड में किसान के साथ व्यापारी की एक तरह से ईमानदारी की बात नहीं होती, और व्यापारियों द्वारा किसान का शोषण भी हो रहा है। मंडी व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर हम सुधार को एक प्रक्रिया माने, मैं सरकार के इस ऑर्डिनेंस के पक्ष में भी नहीं हूं, विरोध में भी नहीं हूं, पर मैंने इनको पढ़ लिया, और जैसा अभी बताया अपने पांडे जी ने कि प्रोटेक्ट किया हुआ है, मैंने 2 बार इसको पढ़ा, और किसान का इंटरेस्ट सिविल कोर्ट में जाने की बजाय और इस हिसाब से प्रोटेक्ट किया है कि उसको रिलीफ मिलने में कुछ महीनों से ज्यादा नहीं लगता है, और उसके लिए फाइन भी अच्छा है अगर कोई उसके साथ कोताही करता है तो ये जो आपने बताया है, मुझे लगता है कि ये सारे का सारा प्रोटेक्ट किया हुआ है। पर उसके बाद भी अगर हम ये देखें कि अगर वही मंडी व्यवस्था चलती रहे जिसमें अनेक तरह की कमियां रह गई हैं, व्यवहारिकता अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है, तो आज खरीदार ज्यादा से ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा बार्गेनिंग हो सकेगी किसान बार्गेनिंग कर सकेगा, क्योंकि मंडी में तो
मुझे जो वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, किसान की हालत वो थी जैसे शमशान घाट में लेके मुर्दे को जाता है, वहाँ किसी भाव में भी लकड़ी मिले मुर्दे को जलाना पड़ता है। बट मंडी में अगर अनाज लेके जाएगा तो वहाँ उसको दे के आना पड़ेगा, जो मर्जी एक व्यापारी वहाँ हो, 2 हो, जो भी भाव खरीदेगा उसी भाव होगा। लेकिन आज अगर ओपन मार्केट में वो बेचने के लिए उसको छूट मिल गई है और व्यापारी को खरीदने के लिए छूट मिल गई है, तो ये ठीक है कि मंडी व्यवस्था इससे मर जाएगी और मंडी में जो स्टेट को जो टैक्स मिलता है वो टैक्स मिलना बंद हो जाएगा और दूसरे नुकसान इसके स्टेट को हो सकते हैं, फेडरलिज्म को नुकसान हो सकता है। ये सारी बातें इनका सवाल किसान से पहले स्टेट गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। पर यहाँ किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होने की जो बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात बीच में आई थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जितना हाइप हम दे रहे हैं कि भाई विदेशी कंपनियां आएंगी और वो किसान की जमीन को हड़प लेंगी, इतना भी नहीं है। हरियाणा की मैं बात करूं, मैं हरियाणा में बैठा हुआ हूं, या पश्चिमी यूपी की मैं बात करूं जहां गन्ना पैदा होता है, या देश के दूसरे भी महाराष्ट्र की बात करूं जहां सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी मिलें काम करती हैं। गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ही उगाया जाता है। पहले मिल में आप अपनी जमीन को रजिस्टर करवा देते हैं तो ही मिल आपके गन्ने को खरीदती है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। हरियाणा में जो HSIDC है, जो बीज फाउंडेशन बीज किसान को देती है और उसके बाद सर्टिफाइड बीज किसान से वापस पैदा करने के बाद वो लेती है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और 150 रुपए का भाव जो रूटीन में मंडी में किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे मिलता है, HSIDC उसी किसान से वो उसके द्वारा दिया हुआ फाउंडेशन बीज का सर्टिफाइड बीज जब लेती है तो वो 2000, 2100, 2200 इतने रुपए तक उसको पेमेंट मिलती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये दोनों बातें, ये एक सुधार की प्रक्रिया है जहां तक मैं समझ सकता हूं। रही बात लॉ के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं और इनके समझने की जो बात है वो ये है कि किसान का इंटरेस्ट जो है वो इन ये जो ऑर्डिनेंस दिए हैं इनमें प्रोटेक्ट किया हुआ है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अभी इतना ये सोचा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं, जिस हिसाब से इसमें अभी पार्लियामेंट का सेशन होगा, इसमें डिबेट भी हो रही है और किसान संगठन भी अपने ढंग से बात कर रहे हैं और सीधा सबसे ज्यादा अगर किसी का इंटरेस्ट इसमें क्लैश हो रहा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट है जो टैक्स के रूप में लेती थी, जिसमें मंडी कर वगैरह, तो उनका भी है। लेकिन किसान के बारे में मैं एक बात जरूर बता सकता हूं कि यदि किसान को मौका मिले तो किसान अनाज और अनाज के अलावा आज भी अनाज तो सरप्लस हम पैदा करते हैं जिसमें गेहूं और चावल के लिए तो बहुत सारी जगह एक सवाल भी खड़ा हो गया है कि भी पानी जहां कम होता है वहां भी धान की अगर फसल होती है तो पानी का बड़ा नुकसान होता है। किसान को अगर सही भाव मिले, सही प्रोटेक्शन मिले, तो जैसा हरित क्रांति के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पंजाब, हरियाणा जहां हरित क्रांति आई थी, यहां ऊंची बढ़ने वाली जो गेहूं की और धान की फसल थी उसकी जगह जो बोनी किस्म लेके आए, उस बोनी किस्म की वजह से किसान ने उसकी पैदावार को दुगना कर दिया। अगर दालें और तिलहन इसमें भी किसान को सही भाव मिले और उचित सरकार की तरफ से अगर सहयोग मिले, जो सब्सिडी की बात कर रहे थे, या मेरे ख्याल से अभिमन्यु जी, मुझे पक्का नहीं पता पर जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन है आप मध्य प्रदेश से आते हैं, पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने, जो हमारे हरियाणा में नहीं मिला, वहां 150 रुपया गेहूं के ऊपर बोनस दिया और उसका परिणाम है कि वहां किसान ने इस बार जो केंद्रीय पूल में जो गेहूं की खरीद करवाई वो 127 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई और जो पंजाब पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता था वहां 125 लाख टन अनाज गेहूं पैदा हुआ। एक पंजाब से ज्यादा मध्य प्रदेश ने पैदा किया और उसका कारण शायद ये था कि किसान को जो 150 रुपया जो बोनस 3-4 साल तक लगातार दिया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान के फेवर की बातें होनी चाहिए, किसान के फेवर के कानून होने चाहिए। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और स्टेट गवर्नमेंट को यदि
मंडियों के माध्यम से स्टेट का टैक्स नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट बोनस या किसी भी तरह की दूसरी जो फैसिलिटीज है वो किसान को नहीं दे पाएंगी, और किसान से जो व्यापारी जो बड़े लेवल पे, जैसे आपने बात की कारगिल या आईटीसी, ये जो आईटीसी का और बिहार गवर्नमेंट का कोई एक झगड़े की बात जो आपने की थी, ये जो बड़ी कंपनियां जो किसान से अनाज खरीद के प्रोक्योरमेंट करती हैं, तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं सीधी केंद्र सरकार से जुड़ेंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकम उसकी घट जाएगी, और उसका नतीजा फिर ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट किसान को वो फैसिलिटीज नहीं दे पाएगी, और फैसिलिटीज नहीं दे पाएगी तो किसान मजबूरी में, जैसे आज हरियाणा में टोटल रकबा जो 30 लाख हेक्टेयर में खेती होती है, उसमें से 14 लाख हेक्टेयर में अकेले धान खड़ा है, जबकि किसान सरकार को चाहिए था कि भी यहाँ धान की बजाय दूसरी फसलें होती, लेकिन दूसरी फसलों का भाव नहीं मिल रहा है। और 24 जिन्स ऐसी हैं जिसका एमएससी सरकार की तरफ से डिक्लेयर होता है, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी गेहूं, मोटा चावल और हरियाणा की या थोड़ा इस लगते क्षेत्र की बात करें तो 2 साल से बाजरा और सरसों, जिसका बाजरे की खरीद हुई और सरसों की भी 30%, टोटल पैदावार का 31% की खरीद हुई, नहीं तो बाकी जिन्सों का सिर्फ भाव की डिक्लेयर होता है और उसकी एमएसपी के ऊपर कोई खरीद नहीं होती है। तो जो वर्तमान व्यवस्था है, जिसके सपोर्ट में हम अगर कोई भी सुधार की दिशा में कोई अगर ऑर्डिनेंस लाया गया है, उस ऑर्डिनेंस का विरोध करते हुए अगर वर्तमान स्थिति में ही खड़े रहेंगे तो वर्तमान स्थिति में यह होगा कि इन 24 जिन्सों का जिनका एमएसपी डिक्लेयर करके सरकार वाहवाही लूट लेती है, और उसके बाद में सिर्फ 2 अनाज, और वो 2 अनाज भी इसलिए कि पीडीएस सिस्टम के तहत भारत सरकार को वो अनाज किस लोगों को 19 रुपए 50 पैसे के भाव से गेहूं खरीद के और 2 रुपए किलो पे वो पीडीएस सिस्टम में देना पड़ता है, इसलिए उस गेहूं की प्रोक्योरमेंट होती है और मोटे धान की प्रोक्योरमेंट होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा इस ऑर्डिनेंस के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर, खासतौर से मैं जो कह सकता हूं, जिसमें किसान स्टेक होल्डर है, जिसमें व्यापारी भी स्टेक होल्डर है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, उस स्टेक होल्डर का पक्ष नहीं सुना गया है, और सरकार ने ये अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस जारी कर दिए, और उनका पक्ष सुने बिना जो लेवल फील्ड प्लेइंग की जो बात आती है, वो जब तक नहीं होगा तो मंडी के अंदर बैठा हुआ व्यापारी या मंडी में हो रही खरीद, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते हैं, वो नहीं हो पाएगी, और बाहर जो खरीद होगी उससे स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो पैसा नहीं मिल पाएगा। ये सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये चीजें देखने और समझने की हैं, लेकिन पूरे देश को हम एक रूप में देखें, यहाँ लॉ के स्टूडेंट के समझने की ये बात है कि सारे देश में लैंड टेन्योर जो था, भूमि के मालिकाना हक जो मिले, वो एक समान नहीं है, और मंडी व्यवस्था भी एक समान नहीं है। यहाँ जो 562 रियासतें थी, सभी रियासतों ने अपने अपने ढंग से जमीन को, और जब उन्होंने अपना भारत सरकार में जब मर्ज कर दिया था अपने आप को, तो उसके बाद जो भूमि सुधार कानून टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट लेके आई, उस हिसाब से मालिकाना हक किसानों को मिले थे, और उसी हिसाब से किसान कहीं पिछड़ा हुआ है, कहीं थोड़ा आगे चला गया, कहीं आगे जाने के बाद उसको कई तरह की एप्रीहेंशन पैदा हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम बीमार ना हुए हो उस वक्त तक ये डर के भी अगर बीमार हो गए तो इसका ये इलाज नहीं हो पाएगा या और है, सारी बीमारियां कोरोना नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभिमन्यु जी या किसान संगठन, या जिनमें मैं अपने आप को भी शामिल कर सकता हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे सवाल खड़े किए, जिसमें भारत सरकार ने जो ऑर्डिनेंस दिया है, और मैं बहुत ज्यादा 100% इसमें सहमत नहीं हूं, पर उसके बावजूद भी यदि हम सुधार नहीं करेंगे तो ये वही स्थिति होगी जब कंप्यूटर इस देश में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने की बात आई थी, तो बड़ा हाइप हो गया था कि पूरा सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और किसी को काम नहीं मिलेगा। मैं उस टेक्नोलॉजी को आज वेलकम करते हुए और सैल्यूट करता हूं कि आज हम बैठे हुए जूम ऐप के ऊपर इस पैंडेमिक स्टेज पे और आराम से अच्छी तरह से बात कर पा रहे हैं। तो सुधार के लिए रास्ते हमें ओपन रखने चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए, लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंसेस सही नहीं हुए
तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये सारी बातें जो ऑर्डिनेंस आज आए हैं, इनके ऊपर विचार, जैसा कि अभिमन्यु जी ने बताया था, 1990 से जब से आर्थिक सुधारों की बात देश में चली थी, WTO आया था, उस वक्त भी एक चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी नैनीताल में 2006 में, और उसमें ये जो बातें आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और ये मंडी व्यवस्था के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री जो थे उनके साथ बड़ी जबरदस्त बहस हुई थी, और हालांकि वो बेनतीजा रही, और वही बातें आज मुझे लग रहा है 2020 में दोबारा से फिर 2006 वाली चीजें आज आ रही है। तो अगर ये सारी चीजें बहुत सही नहीं की है, जो मुझे भी लगता है कि कई सारी कमियां इसमें, कई सारी गलतियां यहाँ रही हैं, जिसकी वजह से आज किसान आंदोलन या तो भयभीत हैं या उनमें एक एप्रीहेंशन है कि भी उनके साथ कुछ नुकसान होने वाली बात होगी, या आम किसान जो मानता है कि भी मेरा स्टेक लगा हुआ था इसमें और मेरे से राय नहीं ली गई, या व्यापारी। हरियाणा और पंजाब में मैं बीच में एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि यहाँ बड़ी अजीब सी स्थिति है, और हरियाणा में तो मंडियों में बैठा हुआ व्यापारी, आड़ती जिसको हम कह सकते हैं, कच्चा आड़ती, वो मंडी में व्यापारी है, गांव में वो जमींदार है, और अगर आंदोलन करना पड़े तो वो नेता भी वही है। यानी कि 3 in 1 आज, क्योंकि बहुत सारी मंडियों में आढ़त की दुकान आज उन किसानों के पास है जो बड़े जमींदार हैं, कहने को वो किसान हैं लेकिन अपनी जमीन को वो किराए पर देते हैं नीचे छोटे किसानों को, भूमिहीन लोगों को। 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक एकड़ का वो किराया वसूल करते हैं। मंडी में अपनी आढ़त की दुकान है, पैसे वालों से 1 रुपए सैकड़े के हिसाब से इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं, और उस किसान को जो जिससे वो खेत में काम करवाते हैं, अपने खेत में काम करने वाले, उसको 2 रुपए सैकड़े पे वो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। और सिक्योर्ड लोन है, जो ही वो फसल मंडी में लेके आता है अपनी दुकान पर, उससे वो पूरा काट लेते हैं, उससे ब्याज भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मंडी व्यवस्था जो वर्तमान में है, इसमें बदलाव की भी जरूरत पड़ी हुई थी, खास तौर से पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि यहाँ का जो व्यापारी है वो 3 in 1 है। वो व्यापारी है यानी कि आड़ती है, वो किसान है, और वो नेता है। तो मैं कोई बहुत कंट्राडिक्शन लेके नहीं बैठा हुआ हूँ, या अभिमन्यु जी से, किसान संगठनों से, और बीइंग किसान मैं बहुत सारी चीजों में ये मानता हूँ कि यहाँ बहुत जल्दबाजी की गई, और ये चीजें जो 2006 में मैंने कहा नैनीताल में चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में डिस्कस हुई थी, बड़ी बात यह है कि यहाँ आज तो स्टेट गवर्नमेंटों को भी विश्वास में नहीं लिया गया, और उनके स्टेक के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं। व्यापारी को विश्वास में नहीं लिया गया, किसान को नहीं लिया गया, और इसकी वजह से ही आज वो तीनों सरकार के, केंद्र सरकार के इन अध्यादेशों के खिलाफ खड़े हुए हैं। और लॉ के स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, ये लॉ के स्टूडेंट भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती ऑर्डिनेंस में है, ऑर्डिनेंस से लाने के तरीके में है, या ये जो लोग नीचे से जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो गलती पर हैं। तो उनके समझने के लिए मेरे ख्याल से ये अकेली जो आज बातचीत हो रही है ये काफी नहीं है, और इसके लिए बार बार बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भारत में लैंड टेन्योर सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर किसान की बात करते हैं तो लैंड टेन्योर, भूमि के मालिकाना हक, देश आजाद 1947 में हो गया, लेकिन मालिकाना हक इस देश के प्रत्येक राज्य को एक साथ नहीं मिले। मालिकाना हक मिलने में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से भूमि सुधार कानून हुए। बिहार की परिस्थिति अलग है, तमिलनाडु की परिस्थिति अलग है, राजस्थान की परिस्थितियां अलग हैं, पंजाब की अलग हैं, हरियाणा की अलग हैं, यूपी की अलग हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लॉ के स्टूडेंट के समझने की हैं, लेकिन पर यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि ये ऑर्डिनेंस जो जारी किए गए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि किसान को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इसमें प्रोटेक्ट किया गया है, टाइम बाउंड प्रोटेक्ट किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इस लाइन पर ये अगर काम करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट अगर इसमें सहमत हो, पर अभिमन्यु जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, हमसे पहले ये लड़ाई स्टेट गवर्नमेंटों को लड़नी पड़ेगी। राजनीतिक परिस्थितियां हो सकती हैं कि भी वो सारी बातें उस हिसाब से रेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो टैक्सेस उनको मिल रहा था, जो पैसा उनको मिल रहा था, मैं हरियाणा की बात करूं तो 2% HRDF हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड के नाम पे मिलता था, 2.5% बेशक आड़ती ले लेता था,
लेकिन 2% मार्केट फीस मिलती थी। मार्केट फीस मार्केट बोर्ड के पास जाती थी और मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा प्रदेश में उस पैसे से हरियाणा सरकार की सलाह के ऊपर सड़कें बनाता था। यदि मंडी में खरीद ही नहीं होगी, जिसका मैं कह सकता हूं कि मंडी का प्रीमिजेस मुश्किल से 0.01% है, इसके बाहर जो खरीद होगी जिसका 99.99% जो प्रीमिजेस है, अगर वहां खरीद होगी तो मंडी के अंदर कोई भी आदमी 6.5% एक्स्ट्रा कटवा के खरीदने के लिए नहीं जाएगा। चाहे फ्लोर मिल वाला हो, चाहे ऑयल मिल वाला हो, चाहे दाल मिल वाला हो, वो सारा बाहर से खरीदेगा। और बाहर से खरीदेगा तो वो जो 2% जो मंडी का जो मार्केटिंग बोर्ड का है वो, और जो 2% HRDF का है वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की डेवलपमेंट रुक जाएगी। और इसके लिए संघर्ष हमसे पहले, हम किसानों से, मैं आपके साथ अपने आप को किसानों के साथ जोड़ रहा हूं, हम किसानों से पहले ये संघर्ष स्टेट गवर्नमेंटों को करना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। लॉ के स्टूडेंट के लिए ये है कि वो लैंड टेन्योर को समझें। ये इसके लिए बेशक से मैं होस्ट वेदांश जी से और अश्विनी जी से मैं चाहूंगा कि भी वो अलग से इसके लिए समय कोई रख लें, और इन चीजों को समझने के बाद सारी बातें समझ में आएंगी। थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद नृपेंद्र जी आपका, जिस तरीके से आपने इस पूरे लेजिस्लेशन की एक पृष्ठभूमि दी है। आपने इसका बैकग्राउंड बताया कि किन परिस्थितियों में लेजिस्लेशन बना, और आपने जो चीफ ये बातें हैं, ये जो लेजिस्लेटिव फील्ड में नहीं है उनको नहीं मिल पाती, ये जानकारी तो उनको नहीं मिल पाती। नॉर्मली आपने बताया किस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर्स की मीट भी हुई थी, और पहले की सरकारों ने एक तरीके से उनका ये इंटेंशन था कि सब लोगों को मिलजुल के साथ बुलाया जाए, बिठाया जाए और एक सहमति बनाई जाए। इस उद्देश्य के साथ काम हुआ था, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया था। लेकिन इस बार ये काम नहीं हुआ है, और जो इम्पोर्टेंट जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मैं आपसे पूरी तरीके से एग्री करता हूँ नृपेंद्र जी की, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं किसान, उनसे बात नहीं हुई है। और अभिमन्यु जी ने मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभिमन्यु जी ने जिस प्रखरता के साथ और जिस एनर्जी के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाया है, इससे एक कम से कम एक चर्चा की शुरुआत हुई है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस परिदृश्य में, जबकि भारत में आज के समय में जो लेजिस्लेटिव जो नॉलेज है जनता के पास बहुत कम है। जनता समझ नहीं पाती है कि कोई कानून बनता है तो क्यों बनता है, उस समय में ही बनता है तो क्यों बनता है, पहले क्यों नहीं बना, बाद में क्यों नहीं बना, या बाद में ही क्यों बना, पहले क्यों नहीं बना, या पहले बना था तो अभी उसे क्यों खत्म कर दिया गया है। ये जो सवाल है जनता को कभी पता नहीं चल पाते। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि ये एक्ट जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसान भाइयों को ही नहीं पता है कि इस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे समय में जबकि हमारे देश में लीगल लिटरेसी इतनी कम है, हमारे किसान भाई जो है इतनी आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस पूरे परिदृश्य में नृपेंद्र जी ने जैसा हमें बताया कि हम लोगों को रिफॉर्म ओरिएंटेड काम करना चाहिए, किसी भी चीज को पूरी तरीके से नकार नहीं देना चाहिए, जो अच्छी चीजें उसे भी स्वीकार करना चाहिए और जो गलतियां हैं उनमें हमें सुधार लाना चाहिए। तो मैं पूरी तरीके से अग्री करता हूँ नृपेंद्र जी से। और अब इसी बात पे मैं अभिमन्यु जी से पूछना चाहूंगा, और वो भी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। जी जी अभिमन्यु जी, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं एक क्लैरिफिकेशन करता हूँ इस पे। देखिए आपके पास पूरा समय अभिमन्यु जी, आपको हम जी हेलो मैं इसमें वेदांश जी, मैं 2 ही मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा अगर आपकी अनुमति हो। जी कृपया बोले। देखिए इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एक बात कही कि गवर्नमेंट नए एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस में ये कंपलसरी कर दे कि भाई किसान का सामान जो खरीदा जाएगा वो एमएसपी पे ही खरीदा जाएगा। गवर्नमेंट ये बात लिख दे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा, मुद्दा यहाँ पे एमएसपी पे खरीद की गारंटी का है, और हमें डर इसलिए लग रहा है इसमें क्योंकि जो पहले हमारे साथ हुआ है, जहां पे प्राइवेट हाथों में खरीद गई है, हमारा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि भाई एपीएमसी के तहत ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती थी कि एमएसपी पे खरीद हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। अब जब व्यापारी खरीदेगा
तो व्यापारी कहीं रोड पे खरीद रहा है, एक वो पर्टिकुलर फिक्स जगह पे नहीं खरीदेगा। तो कल को जब किसान का सामान एमएसपी पे नहीं खरीदा जाएगा और वो सरकार के पास जाएगा, तो सरकार कहेगी भाई हमने तो आपका जब वो प्रोक्योरमेंट हो रही थी हम तो रेगुलेट नहीं कर पाए। अब सरकार हर किसान के खेत में जाके तो रेगुलेट कर नहीं सकती है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आदरणीय नृपेंद्र जी हमारे बड़े भी हैं और हमसे ज्यादा अनुभवी भी हैं, उन्होंने एक चीज का जिक्र किया, गन्ने की खेती का जिक्र किया, ईख की खेती का, शुगर केन का, और उन्होंने कहा कि वो एक टाइप की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। उनकी बात सही है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नतीजा क्या है ये आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले के मैं आपको ये डाटा बता रहा हूं, अभी भी गन्ना किसानों की 20,000 करोड़ की पेमेंट बकाया है। 20,000 करोड़ रुपए जो किसानों को मिलने चाहिए थे, जितना उन्होंने गन्ना दिया था शुगर मिलों को, उसकी पेमेंट नहीं हुई है अभी तक। 20,000 करोड़ की 3-3 साल हो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो रही है। नरेंद्र जी मैं हरियाणा का ही हूं, मैं हरियाणा के सोनीपत जिले का हूं। यहाँ पे हम इतने किसान हैं जो कोई उत्तराखंड की मील में अपना गन्ना डाल के आया था, 3 साल पहले की बात बता रहा हूं, 2016-17 की, 36 करोड़ की पेमेंट अभी भी कुछ 3-4 गांवों के किसानों की ही बकाया है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही तो ये नतीजा है कि किसान को 3-3 साल तक उसकी पेमेंट नहीं मिलती है। अब यूपी सरकार ये कह रही है, यूपी की शुगर मिलों ने ये कहा कि भाई पेमेंट तो नहीं हो पाएगी, आप बदले में चीनी ले लीजिए। और तीसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि भाई महाराष्ट्र में अभी 2 साल पहले ये रूल किया था कि सब्जी और फल को उसके एपीएमसी के प्रावधान से बाहर कर दिया था कि भाई इसको आप बाहर ओपन मार्केट में बेचिए, जो आपको ज्यादा दाम देगा आप उसको बेचिए आप। लेकिन आज भी आप दो डाटा उठा के देख लीजिए, 99.99% फल और सब्जी के किसान महाराष्ट्र में एपीएमसी मंडियों में ही अपना सामान बेच रहे हैं, क्योंकि बाहर उनको खरीदार उनको मिल नहीं रहा है। और एक लास्ट बात मैं इसको यहाँ पे पॉइंट मेंशन ये करना चाहूंगा, देखिए आज केवल 6% किसानों का सामान एमएसपी पे खरीदा जाता है, ये बात नृपेंद्र जी ने भी कही। 24 फसलों का एमएसपी का रेट निकाला जाता है, लेकिन सिर्फ 6% किसानों का ही प्रोक्योर होता है एमएसपी पे। और आपने ये बात कही कि भाई हम विश्वास करें, बहुत सारे पत्रकार जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि भाई मोदी जी पे आप विश्वास कीजिए कि 2022 तक वो किसानों की आय दोगुना कर देंगे। भाई ठीक है विश्वास करें, लेकिन विश्वास कैसे हो जब किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है? विश्वास कैसे हो? 2007 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसने ये कहा था कि किसानों को कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट में 50% जोड़ के एमएसपी दीजिए। कांग्रेस की सरकार 2007 से 2014 तक रही, कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा कि किसान बंधुओं आप मेरी सरकार बनवा दीजिए और मैं पहली कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। लेकिन 2015 में इसी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते हैं। तो विश्वास कैसे करें? विश्वास का बहुत संकट है। और बिल्कुल एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा, कई बार जब टीवी डिबेट्स में मैं होता हूं तो जब किसानों की कर्ज मुक्ति की बात आती है तो अक्सर ये सवाल उठता है, शहर वाले लोगों के, जो शहर के लोग होते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि भाई कर्जा लिया है तो आप देंगे क्यों नहीं। इसी कृषि अध्यादेश से जुड़ी हुई मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अभी ओईसीडी संगठन की एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले। उस ओईसीडी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि अगर सन 2000 से लेकर 2017 तक, ये सभी व्यूअर्स ध्यान से सुने, ईयर 2000 से लेकर 2017 तक अगर किसानों को उचित एमएसपी मिलता, अगर किसानों की फसलों की खरीद एमएसपी पर हुई होती, तो हमारे देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था। 45 लाख करोड़ रुपीज ये किसानों को ज्यादा मिलने चाहिए थे। और आज के दिन अभी नाबार्ड का 2018 का डाटा है, हमारे देश में 52% किसानों पे कर्जा है और एक किसान पे एवरेज 1 लाख का कर्जा है। यानी टोटल किसानों पे हमारा कर्जा है हमारे देश में 7 लाख करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ रुपया। अगर लगातार सरकारों ने, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, लगातार सरकारों की मैं बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी ना की होती, अगर उन्होंने किसानों को स्वामीनाथन के अनुसार एमएसपी दिया होता, अगर उचित एमएसपी मिला होता, तो किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए मिलते। आप 7 लाख करोड़ का उसमें से कर्ज घटा दीजिए, उसके बावजूद किसानों को 38 लाख करोड़ रुपीस ज्यादा मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। एक तरफ देवव्रत रॉय प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन रहे, वो खुद ये कहते हैं कि पिछले लगभग 20 सालों में कॉर्पोरेट का 50 लाख करोड़ रुपया टैक्स की फॉर्म में माफ किया गया। दूसरी तरफ किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए दिया नहीं गया जो उनका हक था। तो ये सारी चीजें वेदांश जी कहीं ना कहीं
एक ये शक पैदा करती हैं। और मैं सिर्फ बात बीजेपी की नहीं कह रहा हूं, उससे पहले वाली सरकारों की भी बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं। हम किसान हैं, हम मेहनत करते हैं, जो भी हमारी कमाई होती है वो खुले आसमान के नीचे रहती है। अगर फसल कटने से जस्ट एक दिन पहले बारिश आ जाए तो सारी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो निश्चित तौर पे एपीएमसी एक्ट में सुधार कीजिए, हम आपके साथ हैं कि भाई एपीएमसी एक्ट में सुधार होना चाहिए। और नृपेंद्र जी ने एक बात कही जिसपे कुछ हद तक सहमत भी हूं कि भाई कुछ ऐसे भी किसान हैं जो आड़ती असल में आड़ती है, लेकिन वो किसानों के बीच में घुस जाते हैं। उनकी ये बात भी ठीक है, उनकी बड़ी बड़ी आढ़त की दुकानें होती हैं, ये बात भी उनकी सही है। तो हम ये खुद कह रहे हैं ना, आप एपीएमसी मंडियों में आप सुधार कीजिए, जैसे तमिलनाडु ने किया कि भाई उझावर संथई योजना से कि कोई व्यापारी मंडी में आके अपना सामान नहीं बेचेगा, किसान और कंज्यूमर को डायरेक्ट जोड़ना है, किसान अपना सामान बेचेगा डायरेक्ट कंज्यूमर को, किसान ही मंडी में आ सकता है, किसान की जमीन देखी जाएगी, किसान की फसल देखी जाएगी, उसके बाद उसको स्टेट गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी। तो आप सुधार कीजिए, बदलाव होना चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन वो बदलाव किसानों को विश्वास में लेके होना चाहिए। एक भी किसान संगठन से, वेदांश जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक भी किसान संगठन से बात नहीं की गई। हमारे संगठन ने खुद 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को इतनी बार पत्र लिखे कि आपसे मिलने के लिए समय चाहिए। देश भर के किसान संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लेके केरल के कन्याकुमारी तक जुड़े हुए हैं, असम से लेके गुजरात तक जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल कश्मीर में बिल्कुल बात कर रहा हूं, कश्मीर में भी हमारा किसान संगठन है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी के जो किसान संगठन है, जो गुजरात से असम के किसान संगठन है, वो अपने प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। हमने कई बार उनसे अनुरोध किया, लेकिन मिलने के लिए समय नहीं दिया गया। 2014 से लेकर 2020 तक बैठे हैं। तो जब आप किसानों से आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं, आप किसानों के विषय में नीतियां बना रहे हैं, लेकिन आप किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, एसी के बंद कमरों में बैठ के वो लोग नीतियां बना देते हैं जिन्होंने खुद कभी खेती नहीं की है, तो विश्वास कैसे होगा? ये विश्वास का संकट है, और ये विश्वास का संकट दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर सरकार ये विश्वास का संकट दूर करेगी, हम किसान के साथ वार्तालाप करेंगे, और अगर सरकार हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करती है तो हम सरकार के साथ हैं। और लास्ट में आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था, हमने सरकार पे दबाव डाला, सभी किसान संगठनों ने अपने पत्र भी भेजे, सरकार के साथ बातचीत भी हुई, सरकार ने हमारे कंसर्न्स को कहा कि हम एड्रेस करेंगे, और सरकार ने आरसीईपी पे साइन नहीं किए। तो वार्तालाप से ही समाधान होगा। जैसा नृपेंद्र जी ने कहा कि आप सभी स्टेक होल्डर्स को बाहर रख देंगे और आप अपने आप डिसीजन लेते रहेंगे, तो वो नहीं चलेगा लोकतंत्र में। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं अभिमन्यु जी, और आज के इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य ही ये है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। जी, इस कार्यक्रम को कराने का इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि इस तरीके से देश के कानून अध्यादेशों के माध्यम से ना लाए सरकार, क्योंकि हमारे देश की एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत कानून बनते हैं, और उस प्रक्रिया को हम बाईपास ना करें। जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसकी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनके साथ सरकार बात करे, एक ड्यू डिलिजेंस का फॉलो हो लेजिस्लेटिव एक्ट को बनाने में। जो ड्यू डिलिजेंस होता है कि आप पहले प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन करते हैं सारी इंटरेस्टेड पार्टीज से, फिर आप उसके बाद एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर वो संसद में जाता है, फिर उसको सिलेक्ट कमेटी देखती है, सिलेक्ट कमेटी अपने सुझाव देती है। तो एक पूरी तरीके से एक जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कानून का निर्माण होना चाहिए। हमारी काफी मैच्योर डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि हम अभी बने हुए देश हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को ना क्रिपल किया जाए जैसा आप कह रहे हैं। और इसी बात पे मैं ये कहना चाहूंगा अभिमन्यु जी कि आपकी जो समस्याएं हैं हम उससे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं, और अब हम एक इंटर्नशिप खोलने वाले हैं सिर्फ फार्मिंग लॉज के लिए, ताकि जो हमारे किसान भाई बंधु हैं उन तक हम सबसे पहले उनकी जो राइट्स हैं और जो उनसे संबंधित कानून है, लॉज हैं, उनके बारे में उनको पहले हम एजुकेट करें और उनसे डेटा गैदर करें और पॉलिसी सजेस्ट करें। तो ये हमारा उद्देश्य है। हमारे दोनों जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं उन दोनों से अनुरोध करूंगा कि जी हमारी दोनों जो मुख्य अतिथि हैं कि वो हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दें, उनसे रिसर्च करवाएं जो भी चीजें हैं। और अभी जैसा कि हम जानते हैं कि ये अध्यादेश अभी पूरी तरीके से कानून बना नहीं है, तो अभी ये फिर से संसद में लाया जाएगा,
इसके ऊपर चर्चा होगी तो उसमें हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसा कि अभिमन्यु जी ने कहा, उनसे मैं काफी कुछ अग्री करता हूँ कि एक एमएसपी का क्लॉज जरूर होना चाहिए अध्यादेश के अंदर। बाकी उसके ऊपर आप फ्री मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दीजिए जिससे कि हमारे किसान भाइयों को लाभ हो। तो एमएसपी होना चाहिए जिसपे हम अग्री कर सकते हैं कि हम लोगों के बीच में एक तरीके का हम अग्रीमेंट कर सकते हैं। हम एक प्रपोजल सरकार को दे सकते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी के माध्यम से, हमारे जितने किसान बंधु हैं उनको इंक्लूड करके, तो जिसमें हम लोगों को आपका साथ चाहिए होगा। और ये पहला जी अश्विनी जी आप बिल्कुल बात रखिएगा। अभी हम 10 मिनट सवाल पूछने के लिए भी देंगे जो कि बहुत जरूरी है। बहुत देर से हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में काफी प्रश्न है, उनको भी पूछने का मौका देंगे। उससे पहले उससे पहले मैं कहना चाहूंगा जी, मैं एक बार अंत में अपने दोनों जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनको 2-2 मिनट देना चाहूंगा कि जो मुख्य बातें हैं वो 2 मिनट में अपनी खत्म कर दें। उससे पहले एक बार मैं जो है क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं उन लोगों को मौका देना चाहूंगा। तो हमारे साथ गौरव जी हमारे बीच में है। हाँ, तो गौरव जी आप सवाल पूछें अपना। गौरव जी क्या आप सुन पा रहे हैं? गौरव जी सवाल पूछें अपना, क्या आप सुन पा रहे हैं? शायद गौरव जी से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं उसके लिए। और भी हमारे साथ जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो अपना वीडियो ऑन करे, एक के बाद एक, कोई किसी को इंटरप्ट ना करे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक व्यवस्था भी बनाए रखनी है। तो जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अपना माइक जो है ऑन कर सकते हैं, प्लीज। हाँ, हेलो वेदांश जी, माई सेल्फ गायत्री जाट, मैं पूछ सकती हूँ? जी गायत्री जी, सवाल पूछने से पहले आप अपना संक्षिप्त में परिचय देते हैं, ये बता दें कि आप कहाँ से हैं और ताकि हमारे जो चीफ गेस्ट है उनको पता चले कि आप कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं गायत्री जाट, वैसे पुणे बेस्ड हूँ लेकिन बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात, कच्छ भुज। और बेसिकली वैसे तो बिलोंग करते हैं हम राजस्थान सीकर से। तो अभी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और मैं अभी लॉ की स्टडी भी कर रही हूँ। आई एम रनिंग माय ओन एनजीओ ऑल्सो। तो मेरा छोटा एक ऑब्जर्वेशन, अभी मैं राजस्थान गई थी तो मेरा छोटा एक ये ऑब्जर्वेशन है कि लोग एजुकेशन में एजुकेशन ऐसा बढ़ रहा है कि लाइक लिप्स एंड बाउंड्स इन दैट प्लेस, सीकर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में। तो मैंने देखा कि अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अर्बनाइजेशन में आने की वजह से रेसिडेंशियल जोन है, जो कमर्शियल जोन है उसमें आ रही है। तो लोगों का एक ग्रीड भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो खेती है वो मीन्स एग्रीकल्चर जो जोन है वो खत्म होता जा रहा है। तो ये मेरी बहुत बड़ी चिंता है कि आने वाले वक्त में, जैसे नरपेंद्र साहब ने जी भी बोला और अभिमन्यु जी ने भी बोला कि आने वाले वक्त में जो भी पॉइंट बोले उसका कंक्लूजन हम देखें तो फूड क्राइसिस विल बी बिग क्वेश्चन, और बहुत बड़ा चिंता है आने वाले समय में कि फूड क्राइसिस बहुत होगा। और हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, बट वी आर क्वालिफाइड, वी आर नॉट एजुकेटेड। हम लोग एग्रीकल्चर को हम उसका डेथ करते जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम क्यों ये ऐसी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के सामने रखें कि जो रेसिडेंशियल जोन है, जो दूसरे जोन है, उसके जो डिमांड है मार्केट में, प्राइसेस है वो ज्यादा हाई होती है एग्रीकल्चर लैंड के मुताबिक। तो एग्रीकल्चर लैंड की जमीन की जो प्राइस है वो ज्यादा हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके रेसिडेंशियल या दूसरे जोन में ना कन्वर्ट करें। जी गायत्री जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। मुझे लगता है आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। तो हमारे जो दोनों अभी आज तक तो हो गया या जी हम बहुत सारे वेबिनार्स करेंगे, ये सिर्फ शुरुआत है। तो हम लोग मिलके काफी सारे वेबिनार्स करने वाले हैं। तो हमारे जो भी गेस्ट हैं, जो भी मैम के आंसर का जवाब देना चाहे, अभिमन्यु जी, नरपेंद्र जी, आप में से दोनों में से कोई संक्षेप में, हमारे पास समय अगर माननीय नरपेंद्र जी की अनुमति हो तो अगर वो कहें तो मैं इसमें 1 मिनट बात हाँ, क्यों नहीं, बताइए। देखिए, इसमें वेदांश जी और गायत्री जी, आपने बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। अभी कुछ दिन पहले की ही एक गवर्नमेंट की तरफ से जब ये जारी हुआ कि भाई अब
एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को दिया जा सकता है। अब ये कुछ दिन पहले की बात है। और जब 2014 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस आया था, तो उस समय हमने इसलिए उसका विरोध किया था क्योंकि एक तरीके से किसान की जमीन को कोई भी ले सकता था और किसी भी दामों में ले सकता था। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमें नए इंस्टीट्यूट खोलने हैं, इसके लिए लैंड चाहिए, तो मैं आपको जानकारी ये देना चाहूंगा, जो सेज के तहत, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जो अब तक जो लैंड एक्वायर की गई है, सभी स्टेट्स की बात कर रहा हूं, एवरेज अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट आई थी कि 50% जो लैंड है जो सेज के तहत एक्वायर की गई थी वो अभी भी अनयूज्ड है। तो गवर्नमेंट को अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलना है तो एग्रीकल्चर लैंड को ना लेके जो पहले 50% अनयूज्ड लैंड पड़ी है जो सेज के तहत एक्वायर की गई थी, पहले उसका यूज कर ले। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है, एक लास्ट में अपने रिमार्क्स देना चाहूंगा कि जब नृपेंद्र जी को वो याद होगा कि जब 2014 में पहली बार एग्रीकल्चर एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस लाया गया था, तो 3 बार कोलैप्स किया था वो ऑर्डिनेंस, क्योंकि किसान संगठनों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। पार्लियामेंट में भी कमेटी बनी थी, उसमें किसानों को भी बुलाया गया था और वो लागू नहीं हो पाया था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या चालाकी की, फिर उसको अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट के माध्यम से उसको लागू करवा दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो गायत्री जी ने उठाया और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, अदरवाइज हम एक बहुत बड़ी फूड क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिमन्यु जी। और अब मैं अपने दोनों जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, सिर्फ उनसे मैं कहूंगा कि अंत में संक्षेप में 2 मिनट में आप समस्याएं तो हमने सुन ली है, तो अब हम जानना चाहते हैं 2 मिनट में, ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, तो 2 मिनट में आप बताएं कि अब हमारी आगे बढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि रिफॉर्म आ सके, ना सिर्फ झगड़ा लड़ाई ना बढ़े, लेकिन हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करें। तो हमें क्या करना चाहिए और हम अब आगे क्या करेंगे? अभिमन्यु जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। देखिए, हमारी इस बार चेंज के लिए नृपेंद्र जी से बिल्कुल हाँ, नृपेंद्र जी से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अभी तक आप पहले बोल रहे थे। एक बार नृपेंद्र जी को हम एक बार मौका देते हैं कि सर हमें बताएं कि सर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। विषय के ऊपर मुझे लगता है कि काफी डिस्कशन हो गया और जो व्यूअर्स, ऑडियंस, ये मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट साथी जुड़े हुए हैं, पर मैं गायत्री जाट को सुन रहा था अभी। ये तो लक्की है कि राजस्थान में पैदा होके भी उस क्षेत्र से हैं जहां पैदावार के हिसाब से ये सीकर का जो क्षेत्र है ये राजस्थान में उपजाऊ और खेती किसानी के हिसाब से मतलब बहुत पिछड़ा हुआ नहीं है। लेकिन सवाल तो जो बहन गायत्री ने उठाया उसका जवाब तो सरकारों के पास ही है, उसका समाधान कह लो। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इनकी इन्वॉल्वमेंट पिछले अगर 30-40 साल से आप देखेंगे, एक मुद्दा SYL का रहा और बहुत सारे लोगों ने उस SYL को सुनने के बाद उसको सुनना भी बंद कर दिया, जिसमें राजस्थान का भी बराबर इंटरेस्ट है। मैंने ये इसलिए याद आया मुझे कि गायत्री जाट जी ने कहा कि ओरिजिनली वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं और हरियाणा में हम लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में पानी यहाँ से जाता है जिसमें SYL का शेयर है। तो उस SYL के पानी के बारे में एक बात आम आदमी को, और मेरे ख्याल से लॉ के स्टूडेंट भी, मुझे सवाल तो नहीं उठाना चाहिए आपके ऊपर, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ज्यादातर आप ये सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं पानी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। और आपको ताज्जुब होगा लॉ के स्टूडेंट होते हुए ये जानने में कि पानी का फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत बार है, जैसा इन ऑर्डिनेंस में कोर्ट्स को बार कर दिया गया है कि भी इनमें कोई भी अगर आपस में डिस्प्यूट होगा तो सिविल कोर्ट को बार है। इस तरह से पानी का फैसला जो आम लॉ के स्टूडेंट के मोटे तौर पे या आम किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो समझता है कि भी हमारा जो पानी का फैसला है, जो नदियों का ऊपर से पानी पहाड़ों पर से आता है और वो हमें अगर हमारा हक नहीं मिल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। सच्चाई ये है कि 1986 में
एक इराडी ट्रिब्यूनल बना था, और मैंने जो बताया 1956 का जो एक्ट, उसके तहत ट्रिब्यूनल पानी का फैसला करेगा। और बहुत कम लोग, जिसमें मैं हरियाणा के इलेक्टेड पॉलिटिशियंस के बारे में भी मैं कह सकता हूं, मैं सवाल नहीं उठा रहा किसी भी तरह का, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादातर को ये नहीं पता होगा कि 1986 में जो पानी के फैसले के लिए इराडी ट्रिब्यूनल बना था, वो ट्रिब्यूनल आज भी काम कर रहा है, आज भी स्टैंड कर रहा है। उसकी जगह ना तो कोई दूसरा ट्रिब्यूनल आया और ना उसको रद्द किया गया है। आर.के. पुरम सेक्टर 7 में उसका ऑफिस है, लेकिन 1988 में उसके एक जज, जो गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस थे उस वक्त, वो सुप्रीम कोर्ट के जज प्रमोट हो गए थे, और उसके बाद से वो वैकेंसी थी, कोरम पूरा नहीं होने की वजह से फैसला नहीं हो पाया। जस्टिस इराडी, बालाकृष्णन इराडी, जो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, जो इसके चेयरमैन लगे थे, उनकी डेथ 2010 में हो गई। और उसके बाद तीसरा जस्टिस, जो इसमें तीसरा 3 मेंबर ये था, ये उनकी डेथ 2011 में हो गई। और आज तक उस इराडी ट्रिब्यूनल को का कोरम पूरा करके उसकी भर्ती नहीं की गई, और वो इराडी ट्रिब्यूनल का बाकी स्टाफ, सारी सैलरी भत्ते आर.के. पुरम में बैठे हुए वो सब लोग ले रहे हैं। और इस बात का जब तक फैसला नहीं हो जाता, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया कि एग्रीकल्चर लैंड की कीमत ज्यादा हो, जो गायत्री बहन ने जो सवाल उठाया था, उसकी कीमत बढ़ाने के लिए, उस एग्रीकल्चर लैंड को कल्टीवेबल बनाने के लिए जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, वो पानी की आवश्यकता है। और पानी का बंटवारा करने के लिए एक ट्रिब्यूनल भारत सरकार 1986 में बनाए, और वो ट्रिब्यूनल की वैकेंसी 1988 में आ जाए, और एक उसका मेंबर 2010 में डेथ हो जाए, दूसरे की 2011 में डेथ हो जाए, 2020 में हम बैठे हुए हैं। इस 20 अगस्त को, अभी रिसेंट 20 अगस्त को, उस ट्रिब्यूनल का कार्यकाल बाय नोटिफिकेशन 19 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया, जो मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ बैठे हुए लॉ के स्टूडेंट में से किसी को भी इस बात का नहीं पता होगा कि एक ट्रिब्यूनल स्टैंड कर रहा है, और उस ट्रिब्यूनल का 1 साल के लिए फिर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और उसका कोरम पूरा नहीं है। तो जब तक इस लैंड को आप कल्टीवेबल बनाने के लिए, इस लैंड में अच्छा अनाज पैदा हो, और जो पहले से पैदा हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि जब तक ध्यान नहीं दिया गया था तिलहनों की तरफ, 10 मण प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों पैदा होती थी। हमारे किसान ने जिस दिन इसका भाव ठीक से मिलने लगा, खासतौर से मस्टर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, सरसों की, उसके बाद से ठीक 20 मण और इससे भी प्लस सरसों पैदा करनी शुरू कर दी। हमारे किसान को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर चैलेंज करने की बात है, या जो सवाल अगर कहीं खड़ा होता है, तो उस किसान को प्रॉपर फैसिलिटीज, उस किसान को, जैसा अभिमन्यु जी ने बताया था कि आवश्यकता पड़े तो अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में सब्सिडीज, उसके मुकाबले में बाकी दूसरी अगर सुविधाएं अगर सारी की सारी मिले, इस तरह से सिर्फ खरीद में मुझे लगता है कि इसमें लाभ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन अकेले खरीद से नहीं, उसकी पैदावार भी बढ़े, और फिर उसके बाद उसकी ईमानदारी से खरीद, और उसको भी एमएसपी ही क्यों, मैं तो ये कहता हूँ, मैं एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ ना। इससे तो जो मोदी जी ने कहा था कि भी किसान का 2022 में हम डबल कर देंगे, तो एमएसपी से खरीद पे तो डबल भी नहीं हो पाएगा, फिर वो बात भी झूठी रह जाएगी। मैं तो कहता हूं कि भी इससे 2 गुना 1.5 गुना जो भी इस पैदावार जो मिले, वो तब मिल पाएगी जब किसान को पानी, किसान को खाद, किसान को फिर उसके बाद मंडियां, किसान को दूसरी व्यवस्था, किसान को लोन, और उस लोन के ऊपर भी कम से कम ये कि भी उसमें करप्शन ना हो। ये सारी चीजें अगर मिलेंगी तो किसान इस जमीन को में अच्छी पैदावार कर सकेगा। बहन गायत्री का जो सवाल था, उसके लिए मैंने ये जो 2 मिनट शायद फालतू लगा दिए हों, ये इस सवाल का ये जवाब बन पाएगा कि उस जमीन की कीमत भी राजस्थान में, जहां से ओरिजिनली गायत्री जी आती हैं, या जहां हरियाणा में हम बैठे हुए हैं, इस जमीन के मुकाबले इससे 10वें हिस्से की कम कीमत में राजस्थान में जमीनें मिलती हैं, इसलिए कि वहां पानी है ही नहीं, दूसरी सुविधाएं हैं ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहली बड़ी जरूरत यह है कि भारत सरकार, जैसे इराडी ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल्स बने पड़े हैं, लोगों के सामने एक बात ले आई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने पानी रोक रखा है,
जबकि 1956 के एक्ट के तहत पानी का फैसला करने का अधिकार ही सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, और उसके बावजूद ये चीजें क्लियर नहीं है। वो ट्रिब्यूनल जो काम करना चाहिए था उनका कोरम पूरा नहीं है, और इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो किसान की जमीन की कीमतें कैसे बढ़ेंगी? और जमीन की कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो उसमें चाहे आप स्कूल बनाओ, चाहे प्लेग्राउंड बनाओ, चाहे उसमें आप अर्बनाइजेशन करो, उसमें खेती तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि खेती के लिए तो पानी और दूसरी सुविधाएं चाहिए। थैंक यू। जो मैंने कहा, अगर मैं थोड़ा समय ज्यादा ले लिया अंत में थैंक यू सर। नहीं, एक मिनट, अभिमन्यु जी से भी एक सेकंड अश्विनी, अभिमन्यु जी के अंतिम 2 मिनट। अभिमन्यु जी देखिए, इसमें प्लीज, मैं अभिमन्यु जी काफी हम आगे निकल चुके, 2 मिनट में जी संक्षेप। मैं बिल्कुल 30 सेकंड में करूंगा। आपने कहा कि आगे जाने का रास्ता क्या है, आगे जाने का फॉरवर्ड कैसे चले, आगे कैसे चले। 3 चीजें सरकार करे। पहला, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट में 50% जोड़ के किसानों को फसलों का एमएसपी दिया जाएगा। ये बताना चाहूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट में सब कुछ खर्च जोड़ा जाता है। ये खुद सरकार ने आयोग बनाया था। खाद का खर्च, कीटनाशक का खर्च, बीज का खर्च, बिजली का खर्च जो उसका इरिगेशन के लिए काम आती है। बेशक जमीन किसान की हो, उसके बावजूद उस पर किराया जुड़ेगा उसका 1 साल का। उसके अलावा जो उसके बाकी ट्रैक्टर का खर्च है, जो बाकी इक्विपमेंट का खर्च है, वो भी उसमें जुड़ेगा। उसका फैमिली लेबर का भी उसमें जुड़ेगा, बाहर की लेबर है वो भी जुड़ेगा, और ये सारे खर्च पे इंटरेस्ट भी जुड़ा जाएगा, और फिर उसमें 50% जोड़ के एमएसपी दिया जाएगा। तो सरकार C2+50 के अनुसार एमएसपी दे, एमएसपी पर खरीद की गारंटी या कानून बनाए, और सरकारों की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार हुआ है, इसीलिए एक बार सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी मेन ये है कि जब आप किसान के बारे में नीतियां बना रहे हैं, किसान के बारे में पॉलिसीज बना रहे हैं, तो किसान से एक बार जरूर वार्तालाप करें। हमने कई बार, जब हमारी रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी नरेंद्र सिंह तोमर जी से, तो उस समय भी हमने ये सजेशन दिया था कि एक कंबाइंड कमेटी बनाई जाए जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के भी ऑफिसर हो, और कुछ जो एक जिम्मेदार जो ग्राउंड पे काम करने वाले किसान नेता हैं उनको भी शामिल करें, और टाइमली उस कमेटी की मीटिंग हो, ताकि किसान नेता अपनी बात रखें, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स अपनी बात रखें, और फिर किसी कंक्लूजन नतीजे पे पहुंचा जाए। तो वार्तालाप के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। और अंत में मैं वेदांश जी को और अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना फ्रूटफुल ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, और आप आगे भी इसी तरह के सेशन ऑर्गेनाइज करते रहिए। लोकतंत्र में इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। जब बातचीत होगी, जब संवाद होगा, संवाद से हम सहमति की तरफ बढ़ेंगे, और फिर सहमति से सहकार की तरफ बढ़ेंगे, यानी साथ कार्य करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिमन्यु जी। आप अंतिम 2 मिनट, आप नहीं अश्विनी, 2 मिनट, अंतिम 2 मिनट नृपेंद्र सर के लिए भी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन पूछते हुए हम सर से पूछ नहीं पाए कि सर वे फॉरवर्ड क्या है, जैसे कि अभिमन्यु जी ने बताया, उन्होंने कुछ सजेशन दिए, तो आप भी हमें बताएं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सर। थैंक यू, आपने मुझे कंक्लूड करने के लिए समय दिया, और मोटे तौर पे इसका जवाब जो मैं पहले कह चुका, रिपीट नहीं करना चाहता, और समय मैं आपका खराब नहीं करना चाहता। जब तक किसान को फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, किसान मेहनत कर सकता है, लेकिन उसको अगर दुनिया से मुकाबला करना है तो उस स्तर की फैसिलिटीज अगर सरकार अवेलेबल नहीं करवाएगी तो किसान असहाय है, वो नहीं कर पाएगा। जमीन की सबसे पहली आवश्यकता पानी है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, जिसके ऊपर एक पूरी डिबेट अब होनी चाहिए थी, और किसी दिन भी आप चाहें तो इसके लिए रख सकते हैं। ये चीजें जब तक किसान को नहीं मिलेगी, किसान मेहनत कर सकता है और उस मेहनत से पैदावार नहीं बढ़ा सकता। यहाँ जहाँ बात हम किसान की करते हैं, वहाँ एक साथ साथ जरूर हमने सोचना चाहिए कि किसान के साथ खेत में मजदूर जो काम करता है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाता है, पर खेती में उसका योगदान, और मैं तो हरियाणा में या पंजाब में जो किसानों को, बहुत सारे बड़े किसानों को देखता हूं, तो उनके खेत में तो वो किसान जाता ही कभी कभार है, वो मजदूर ही काम करता है, और उस मजदूर को हम किसान की कैटेगरी में ना रख के और उसको कंज्यूमर की कैटेगरी में रखते हैं। और जहां कंज्यूमर, किसान को तो लाभ कंज्यूमर की कॉस्ट पे ही होगा, लेकिन अगर उस कंज्यूमर को नहीं बचाया गया तो किसान भी असहाय होगा और वो पैदावार उतनी नहीं कर पाएगा
किसान के साथ खेत में काम करने वाला, खास तौर से मैं खेत मजदूर की बात करूंगा, उस खेत मजदूर को भी किसान की श्रेणी में रखा जाए। किसान यूनियनों से मेरी ये प्रार्थना है, जिसमें मैं अभिमन्यु कोहाड़ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारी यूनियनें हैं और जितना मैं उनको जानता समझता देखता हूं, और ये आपस में भी सब लोग मिले तो उसमें कहीं ना कहीं किसान की बात करते हुए खेत मजदूर को उसमें साथ जोड़े, उसको कंज्यूमर सिर्फ ना समझे, और अगर उसको कंज्यूमर समझा तो मैं ये कहता हूं कि वो बेचारा जो सरकार की पहले से चली आ रही नीतियां हैं कि 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल महीने में उसको मिलेगी, उस कैटेगरी से बाहर वो नहीं निकल पाएगा, और उस कैटेगरी में रहता हुआ वो खेत की पैदावार को नहीं बढ़ाने में मददगार हो पाएगा, और अकेला किसान जो जितनी जोत भी कितनी वो कर रहा है, बिना उस मजदूर के वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये किसान और मजदूर इन दोनों को साथ लेके आगे चला जाए, और सरकार इनको फैसिलिटेट करे। जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें पानी खास तौर से है, जिसमें खादें हैं, जिसमें दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड है, और दूसरी जो लोन की सुविधाएं हैं, और जो लोन माफी की बात है, उसका भी अगर कोई एक ऐसा ढांचा बनाया जा सके कि उससे किसान अगर खड़ा हो सके, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। और किसान का लोन वेव ऑफ भी कर दें, और मैं तो ये कहता हूं कि बहुत सारा अनाज जिसको खरीदने के बाद मंडियों में पड़ा रहता है, और उसके बाद आप पीडीएस सिस्टम में 2 रुपए किलो देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बियर फैक्ट्रीज को आप 50 पैसे किलो तक आप सड़ा हुआ गेहूं मंडी में से उठवाते हैं। उससे बेहतर तो ये है कि किसान अनाज पैदा करे, सरकार के नोटिस में हो, और वो किसान ने अपने घर में उस अनाज पैदा करके उसको डाल लिया, उसको पेमेंट सरकार कर दे। जो मंडी में सड़ रहा है वो किसान के पास पड़ा रहे, और किसान उससे कम से कम उस खेत में काम करने वाले उस मजदूर से ज्यादा काम ले सकेगा उस अनाज से, और पेमेंट सरकार कर दे उसका। सरकार उसको ढो के और मंडी में लेके आती है, उसके बाद में उसके तिरपाल उगाड़ दिए जाते हैं, फिर वो सड़ जाता है, फिर उसको 2 रुपए किलो पीडीएस में जाने के बजाय 50 पैसे किलो में बियर फैक्ट्रीज को देती है। इसकी बजाय ये क्यों नहीं कर लेती सरकार के भी हमारे गोदाम फुल हो गए, इसके बाद अब किसान ये बताए कि उसने कितना एकड़ में कितनी फसल पैदा की, और वो फसल को अपने घर में डाल ले, और उसको ये पेमेंट करते हैं। जो भाव है 1950 रुपए का, वो भाव दे दो आप, गेहूं उसको डाल लेगा वो, और उस गेहूं को कम से कम वो उस तरह से नहीं सड़ाएगा जैसे मंडी में पड़ा हुआ सड़ रहा है। तो ये 2 बातें मोटे तौर पे मैंने कही है कि किसान का अनाज उतना ही सरकार खरीदे, मंडियों में मंगवाए, जितना वो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, अपने गोदामों में रख सकती है। बाकी किसान के घर में पड़ा रहे, उसको पेमेंट सरकार कर दे सीधे तौर पर। इसमें कोई नुकसान नहीं रहेगा। भारत को कम से कम, हिंदुस्तान को जो आयात करना पड़ रहा है उसकी नौबत कम से कम नहीं आएगी अगर किसान के घर में वो पड़ा हुआ है, वो मजदूर को मिलेगा। और दूसरी तरफ किसान को जो कर्ज की जो बात है, वो उस कर्जे से उसको अगर मुक्ति मिल जाए तो वो ज्यादा काम करेगा। और किसान के साथ खेत मजदूर को उसके साथ जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि सारी मेहनत अधूरी है। मैं इसमें खास तौर से आज आपने मेरे से कंक्लूड करने का ये मौका दिया। मैं ऑर्गेनाइजर्स, खास तौर से वेदांश जी और अश्विनी जी, और मेरे साथ जो डिबेट तो मैं नहीं कहूँगा, एक मत हैं, हम ऑलमोस्ट किसान ही हैं, और अभिमन्यु जी पर जिन्होंने अच्छा अध्ययन किया हुआ है, और जो मेरे ख्याल से वैसे तो बहन गायत्री जी ही एक सवाल पूछ पाई, लेकिन बहुत सारे सवाल आपके दूसरे साथी जो हमसे जुड़े हुए थे उनके दिमाग में रह गए होंगे, उन सब का। और टेक्निकली यहाँ आपसे जूम ऐप के ऊपर जुड़ने के लिए मेरे दोनों बेटे जो इंजीनियर हैं, उन्होंने वो वर्क फ्रॉम होम में यहाँ घर में हैं, और उन्होंने मेरी मदद की। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ हम सब ये बात कर सके, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी, अंत में आपसे मैं चाहूंगा कि आप समापन करें। अश्विनी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? इसके माध्यम से क्या मेरी आवाज इंटरप्शन है इसमें, साफ नहीं आ रही है।
आई थिंक सोनी सर की वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या मुझे सुन पा रहे हैं वेदांश? अश्विनी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमें, तो आप अपना इंटरनेट, आपका कनेक्शन शायद ठीक नहीं है। कोई नहीं, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा आ रहे रही हैं। है आवाज, अब आ रही है। अश्विनी, आप अपना वीडियो बंद कर लें और सिर्फ बोलें तो आपकी बैंडविड्थ बचेगी। अश्विनी, कोई नहीं, अश्विनी से हमारा संपर्क शायद अभी नहीं हो पा रहा है। अश्विनी, आपकी बैंडविड्थ कम है। अंत में अब मैं इसका समाज के इस प्रोग्राम का, मैं अपने सारे जो हमारे गेस्ट जी, हमारे जितने भी जो दोनों गेस्ट हैं, अभिमन्यु कौहट जी और नृपेंद्र जी, आज पहली बार हमने ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन हमारा कार्यक्रम आज तक ही सीमित नहीं है। हम जो आज हमारा कार्यक्रम था और जो भी हमको इससे ज्ञान जो भी मिला है, जो भी हमें नॉलेज मिला है, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एक्शन। तो ये आज पहला दिन है और हम ये करेंगे कि हम सरकार को एक अपनी तरफ से भी एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन देने की कोशिश करेंगे, जो भी आज के कार्यक्रम में आया है, और उसमें जो हमारे दोनों मुख्य आज के वक्ता रहे हैं उनका हम सहयोग लेंगे। और पूरे जो इंडिया भर में जो लॉ स्टूडेंट्स फैले हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सामने भी हम उनसे भी उनको भी इंटर्नशिप देंगे, उनको एक मौका देंगे और एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाएंगे आप लोगों की मदद से, और हम उसे सरकार को सौंपेंगे। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे वेदांश? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो मैं अंत में यही आशा करता हूँ कि हमने बहुत सारे अनछुए पहलुओं को छुआ इसके माध्यम से। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे हरियाणा में भी कहावत है कि पढ़े हुए से ज्यादा कड़े हुए, जो एक्सपीरियंस इंसान है उसको बहुत सारी नॉलेज होती है। तो आज ये जो वेबिनार हुआ वो एजुकेशन कंपाइल्ड विद एक्सपीरियंस हुआ। नरपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत से अनछुए पहलुओं को हमें समझाने की कोशिश करी। और अंत में मैं माफी चाहता हूं राहुल जी की अनुपस्थिति के लिए, क्योंकि उन्होंने अर्जेंट जाना पड़ गया कहीं पे डिप्टी सीएम जी के साथ मीटिंग में। तो उनकी अनुपस्थिति के लिए मैं माफी मांगता हूं और सभी का तहे दिल से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद आशा के साथ। और आप लोगों की एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, जिसके बाद हम सर्टिफिकेट्स देंगे लेजिस्लेशन के ऊपर, तो उसके बारे में जल्दी आपको जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से जाएगी। तो आप लोगों का सभी का आज इतने लंबे सेशन में बनी रही, ये जानकर हमको बहुत खुशी है। हम कल का भी दिन है हमारे पास, हमारे जो दोनों वक्ता हैं उनसे मैं कहूँगा कल का भी हमारा सेशन है, वो भी हमें ज्वाइन किए, 2 दिवसीय सिंपोजियम। तो आप लोग प्लीज कल ज्वाइन करें। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय भारत।